सभी को गुड आफ्टरनून एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। और पहले डिस्कस करें अबाउट दी चैप्टर। चैप्टर जो है इसके अंदर दिक्कत क्या है? इसके अंदर दिक्कत ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर बात करें इंटरेस्टिंग है कि नहीं, तो वह इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। बात करें एग्ज़ाम में वेटेज कितनी है, तो वो कम है, ठीक है ना। देखिए कितना टाइम कंज्यूम करेगा ये चैप्टर हमारा करने में, तो वो हाई है। यानी कि ये मान के चलो कि ये चैप्टर पूरे सी ए फाउंडेशन में पूरा सी ए फाउंडेशन का तो मैं नहीं बोल सकता, बट जो आपका पेपर नंबर 3 है, बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड एल आर, ठीक है ना। और जो बच्चे सी एम ए फाउंडेशन कर रहे हैं उनका जो मैथ्स का पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम इसी चैप्टर को करने में लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम, ठीक है ना। और वेटेज की बात करें तो एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर का आता है, सिर्फ 3 से 4 नंबर का, ठीक है ना। अब होता क्या कि 3 से 4 नंबर अगर देखा जाए, अगर बिजनेस मैथमेटिक्स आपकी 40 मार्क्स की है तो 4 नंबर जो है वो 10% होता है। तो वैसे तो देखा जाए 10% वेटेज है इस चैप्टर की, ठीक है ना। 10% वेटेज है तो लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए। बट दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि भाई कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है इस चैप्टर को करने में, तो कहीं ना कहीं ख्याल आने लग जाता है कि यार कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा हैं, ऑल दो इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। डिफ़िकल्टी लेवल बात की जाए, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई छोड़ देता है इस चैप्टर को, ठीक है ना। इसी वजह से सी फाउंडेशन लेवल पे काफ़ी बच्चे ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं, और इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं, इतना बड़ा चैप्टर है कि बच्चे अल्टीमेटली चैप्टर को छोड़ ही देते हैं और बोलते हैं सर चैप्टर समझ नहीं आ रहा, हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर इजी है, मॉडरेट लेवल है। जो मैंने बोला इजी तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं और ख़त्म ही नहीं होते, अलग एक के बाद एक नए नए कॉन्सेप्ट शुरू होते रहते हैं। तो सिर्फ इन्हीं वजह से ये चैप्टर आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही कम लोग बच्चे करके जाते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर को एकदम अच्छे से करना है। हमें अपने 3 से 4 नंबर सिक्योर करने हैं, ठीक है ना। 3 से 4 नंबर भी एक अच्छी खासी वेटेज है, 10% वेटेज है बिजनेस मैथमेटिक्स की। तो अब हमें भी इस चैप्टर को अच्छे से कंसंट्रेट करके करना है। टाइम ज़्यादा लगेगा नो डाउट, बट हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास कोई ऑप्शन होता तो भाई बात भी थी, करना पूरा पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से हर एक क्लास अटेंड करना है इस चैप्टर की। अगर कोई भी क्लास बीच में मिस होती है आपकी, तो हाई चांसेस हैं कि चैप्टर फिर आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। कोशिश करना कि क्लासेस स्किप ना हो, ठीक है ना। जितनी सारी क्लासेस आप टाइमली लो और टाइम पर आओ। आज मैंने क्लास जानबूझ के लेट शुरू करी क्योंकि मैं स्काइप देख रहा था, स्काइप पे 4 बजे तक भी आपकी क्लास चल रही थी। 4 बजे मैं स्काइप पे ऑनलाइन गया तो मैंने देखा ये तो क्लास अभी तक चल रही है, तो मैंने सोचा इन्हें ब्रेक दे दो 15 मिनट का, इसलिए आज हमने थोड़ा 15 मिनट क्लास लेट शुरू करी है। बट अदरवाइज़ हम 4 बजे शुरू कर देंगे क्लास। टाइम पर आ जाना, ठीक है ना। कोई लेट आता है लेट मत करना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हाथ से निकल गया तो बहुत दिक्कत होगी आगे चल के, ठीक है ना। और अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हो कि 3 से 4 नंबर नहीं चाहिए सर, हम नहीं कर रहे, तो अलग बात है। बट मैं चाहूँगा नहीं कि आप ये रिस्क लो, क्योंकि फाउंडेशन लेवल में बच्चे, आप यकीन नहीं करोगे, एक नंबर की वजह से पूरा उनका फाउंडेशन रुक जाता है, ठीक है ना। तो एक नंबर की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एट दिस लेवल। चलिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, हमें शुरू करना है। चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बट मैंने ब्रॉडली इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरा पार्ट है परम्यूटेशन, तीसरा पार्ट है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आज हम परम्यूटेशन के साथ भी शुरू कर देंगे। परम्यूटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, मान के चलो 3 से 4 लेक्चर परम्यूटेशन के अंदर लगेंगे, और कॉम्बिनेशन के अंदर 1 या 2 लेक्चर लगेंगे। कॉम्बिनेशन ईजी है, कॉम्बिनेशन इतना मुश्किल नहीं है। कॉम्बिनेशन ईजी इसलिए है क्योंकि जब हम परम्यूटेशन पढ़ते हैं तो साइड बाय साइड हमारा कॉम्बिनेशन भी चलता रहता है, ठीक है ना। यानी परम्यूटेशन अकेला नहीं है, परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या चीज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है तो समझा दो,
ठीक है ना। देखो भाई, सिंपल सी भाषा में, अगर 3 दोस्त हैं ABC, अगर 3 दोस्त हैं ABC, ठीक है ना, और ABC को बोला गया कि भाई अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवा लो, अपनी फ़ोटोग्राफ खिंचवा लो, ठीक है ना। तो ये एक स्टेज है, ठीक है ना, एक स्टेज है जिस पे 3 लोगों की खड़े होने की जगह है। तो A खड़ा हो गया, B खड़ा हो गया और C खड़ा हो गया और इनकी फ़ोटो हमने क्लिक कर दी। फिर हमने ABC को बोला कि कितने पॉसिबल आप अपनी पोजीशन रख सकते हो, जितनी पॉसिबल पोजीशन आप रख सकते हो हर पोजीशन में खिंचवा लो। हर पोजीशन में मतलब कि एक बार A बीच में आ जाए, एक बार A एंड में चला जाए, एक बार C बीच में आ जाए, एक बार C फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, एक बार B फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, एक बार B थर्ड पोजीशन पर आ जाए। तो ये सारी पोजीशन इंटरचेंज करके हम जानना चाहते हैं कि कितनी पॉसिबल पोजीशन ये लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि देखो ABC ऐसे भी खड़े हो सकते थे, AC और B ये ऐसे भी खड़े हो सकते थे, ठीक है ना। BAC ये लोग ऐसे भी खड़े हो सकते थे, BCA ये लोग ऐसे भी खड़े हो सकते थे, CAB ये लोग ऐसे भी खड़े हो सकते थे, और CBA ये लोग ऐसे भी खड़े हो सकते थे। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं? 6 पॉसिबल अरेंजमेंट, 6, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने? 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो अगर बोला जाए कि भाई 3 लोग हैं और तीनों लोगों की फ़ोटोज़ खींचनी है, तो कितने पॉसिबल तरीके से हम इनकी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 6, आंसर आएगा 6। इसी तरीके से लेट से 5 लोग हैं, 5 लोग A B C D एंड E, 5 लोग हैं। हमने बोला कि भाई स्टेज पर है ना सिर्फ 2 लोगों के खड़े होने की जगह है, तो कितने पॉसिबल तरीके से हम इन 5 लोगों की फ़ोटो खींच सकते हैं? एक बार में सिर्फ 2 लोग आएंगे, एक बार में सिर्फ 2 लोग आएंगे। तो मैं बोलूँगा कि भाई एक बार A और B तुम आ जाओ, तुम्हारी फ़ोटो खींच देते हैं। फिर मैं बोलूँगा A तुम यहीं पे खड़े रहो, A तुम यहीं पे खड़े रहो, A तुम यहीं पर खड़े रहो, ठीक है ना। और A के साथ B आ गया था, फिर C आ गया, फिर D आ गया, फिर E आ गया, फिर E आ गया। तो A ने हर एक के साथ फ़ोटो खिंचा ली, AB AC AD AE, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि भाई अब एक काम करते हैं, B को बुला लेते हैं, B के साथ A को खड़ा कर देते हैं, फिर B के साथ C को खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। फिर B के साथ D को खड़ा कर देते हैं, फिर D के साथ E को खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। अरे B के साथ E को खड़ा कर देते हैं, क्लियर है। फिर मैंने बोला कि भाई अभी तो और भी तरीके बचे हैं, अब हम C को पहले खड़ा कर देते हैं, C के साथ A की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर C के साथ B की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर C के साथ D की, और फिर C के साथ E की, ठीक है ना। फिर अगेन हम आगे बढ़े, हमने बोला अब D को खड़ा करते हैं, D के साथ A की पिक, D के साथ B की पिक, D के साथ C की पिक, और D के साथ E की पिक, और फिर आखिरी में हम E को खड़ा करते हैं, E के साथ A को बोलते हैं तुम आ जाओ, फिर E के साथ B को बोलते हैं तुम आ जाओ, फिर E के साथ C को खड़ा कर देते हैं, और फिर आखिरी में E के साथ D को खड़ा कर देते हैं। तो एक टोटल कितने पॉसिबल तरीके से हम फ़ोटो खिंचवा सकते हैं? अगर 5 लोग हैं और मुझे एक बार में 2 लोगों की फ़ोटो खींचनी है, तो कितनी पॉसिबल फ़ोटोज़ खींचेंगे अगर मैं सारे पॉसिबल अरेंजमेंट ले लूँ? तो 1 2 3 4 4 4 4 4 4 20 हो गया, 4 5 20। तो देर आर 20 पॉसिबल वेज, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या आती है कि सर ये एग्ज़ाम में इतने सारे वेज हमें लिख कर का आंसर निकालना पड़ेगा क्या? आंसर इज़ नो। आप इस तरीक़ों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका होता है NPR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आपके दिमाग में आएगा, अगर तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, बट अगर आपने चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में आएगा सर लिखा क्या है, ये लिखा क्या है, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये एक फार्मूला है अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट निकालने का। ये एक फार्मूला है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट निकालने का। जैसे अगर 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? नंबर ऑफ़ पीपल आर 5, और मुझे एक बार में 2 लोगों की पिक खींचनी है, तो मैं कितने पॉसिबल तरीके से ये काम कर सकता हूँ? आंसर क्या आ रहा है? 20। तो आंसर 20 जो है ये फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम ला सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके ला सकते हैं। अब
ये जो फॉर्मूला है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो उसमें सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 5 से लेकर के अप टू 1 तक जितने भी नंबर आते हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ऐसे 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बिल्कुल इसी तरीके से n फैक्टोरियल क्या हुआ, अगर 6 यहाँ पर है, 6 फैक्टोरियल यहाँ पर है, तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, 6 से हो रही है। तो अगर n फैक्टोरियल यहाँ पे तो इसकी शुरुआत n से होगी। फिर 6 में जब -1 किया तो 5 आया, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया n-1 से, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से 6 में जब 2 माइनस किया तो 4 आ गया, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया n-2 से। ऐसे जब मैंने 6 में 3 माइनस किया तो 3 आ गया, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n-3 से। तो अगर ये 6 है तो 6 - 1 ये 5 होगा, 6 - 2 ये 4 होगा, 6 - 3 ये 3 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यानी n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो गया, n फैक्टोरियल का मतलब हो गया n, n-1, n-2, n-3। कब तक करना है हमको, ये 1 तक करना है, 1 तक। कब तक करना है, 1 तक। करते 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 इंटू 1 तक, 1 तक करना है, ठीक है जी। अच्छा 1 की जगह मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखूँगा बाद में बताऊँगा मैं अभी, ठीक है ना। आइए जी, अभी बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा। तो इसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए, देखो 1 से होनी चाहिए, 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ओके। तो ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालते हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है ना, कि ABCD 5 लोग हैं और एक बार में मुझे 2 लोगों की फ़ोटो खींचनी है, कितनी पॉसिबल फ़ोटोज़ मैं खींच सकता हूँ। तो आंसर है 20, और वो आंसर मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ पीपल 5 है, P एक बार में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो 5P2 का आंसर क्या आएगा, ये क्या है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट। ये क्या चीज़ है, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ठीक है जी। अब देखो n फैक्टोरियल यानी n की जगह 5 लिखा है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन n-r यानी 5 - 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। दिख रहा होगा आप लोगों को। 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, 4 3 सा 12, 2 सा 24 इंटू 1 24, 5 4 सा 20, 23 सा 60, 2 सा 120 आ गया। तो देखो 5 फैक्टोरियल लिखा मैंने, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह लिख दिया 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है जी। और 5 - 2 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 का आंसर आ गया 20। हमारा आंसर भी क्या आ रहा था, 20। ये देखो ये रहा 20 आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन, दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। यानी परम्यूटेशन का क्या मतलब है, परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, परम्यूटेशन, ये P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, इसका मतलब होता है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। जब भी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी किया था कि 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग। अब मुझे एक बार में कितने लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की ज़रूरत है, तो मैं कितने तरीके से इन लोगों की फ़ोटो खींच सकता हूँ। 3 लोग हैं और एक बार में मैं तीनों लोगों को कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे पास 3 जगह खाली है, तो मैं कितने तरीके से लोगों की फ़ोटो खींच सकता हूँ। क्या आएगा, NPR, यही फार्मूला होता है। कैसे निकालता हूँ उसको मैं, NPR, जिसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल कितना हो गया, n है मेरा 3 और n है मेरा 3, r भी मेरा 3, 3 लोग हैं और एक बार में मुझे तीनों लोग चाहिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे 5 लोग थे बट एक बार में मुझे 2 लोग चाहिए। यहाँ पे 3 लोग हैं और एक बार में मुझे तीनों लोग चाहिए। तो यहाँ पे n 5 था, r 2 था, तो यहाँ पे n भी 3 है और r भी 3 है, ठीक है ना, r भी 3 है। तो 3 - 3 कितना होता है, 0, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया ही नहीं भाई, सॉरी। 0 फैक्टोरियल
का मतलब होता है 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसका मैं आपको थोड़ी देर में लॉजिक बताऊंगा, थोड़ी देर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 6 अपॉन 1 कितना होता है 6। तो आंसर क्या आ गया 6। देखो हमारा 6 आंसर आ रहा था, हमने लिखा था यहाँ पे। 6 तरीके से काम किया जा सकता है, अरे सॉरी 6 तरीके से काम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अलग अलग अरेंजमेंट वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, हम ये फार्मूले का यूज़ आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तो मैंने आपको टेक्निक बताई कि भाई क्या करो, आप क्या करो कि अगर ABC हैं और तीनों लोगों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो एक तो लिख करके देख लो और आंसर निकाल लो, ठीक है ना। एक मैंने क्या बोला कि फॉर्मूले से कर लो, NPR वाले फॉर्मूले से कर लो। तीसरा तरीका भी है एक, तीसरा तरीका क्या है, मैं आपको तीसरे तरीके से दोनों क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको दूसरा वाला क्वेश्चन। अगर 5 लोग हैं और एक बार में 2 लोगों की पिक खींचनी है मुझे, तो कितने पॉसिबल तरीके से काम हो सकता है। तो मुझे एक बार में कितने लोगों की पिक लेनी है, 2 लोगों की पिक लेनी है, 1 और 2। तो मेरे पास कितनी पोजीशंस खाली हैं, 2 पोजीशन खाली हैं। मुझे एक बार में कितने लोगों की पिक लेनी है, 2, तो 2 पोजीशंस खाली हैं। पहली पोजीशन के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि कोई आ जाओ, यहाँ पर आकर के खड़े हो जाओ, तो कितने दावेदार हैं, कितने लोग बोलेंगे हाथ खड़ा करेंगे, सबको पहले आना है, सबको पहले आना है। तो 5 लोग बोलेंगे, ABCD 5 बोलेंगे हमें चाहिए, हमें आना है, हमें आना है। तो इस पोजीशन के लिए कितने दावेदार हैं, 5 दावेदार हैं। मैंने लेट्स से यहाँ पे डी को ला करके खड़ा कर दिया। अब मैंने बोला बताओ अगली पोजीशन पर किसको आना है, तो कितने दावेदार हैं, कितने लोग अपना हाथ खड़ा करने वाले, 4 लोग अपना हाथ खड़ा करने वाले हैं। तो 5 4 20, ये एक दूसरा तरीका है निकालने का, ठीक है ना। 5 4 20, ओके। अब इसी तरीके से देखो, अगर 5 लोग हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए और एक बार में मैं सिर्फ 3 लोगों की फ़ोटो लूँगा, सिर्फ 3 लोगों की, और मैं बोल रहा हूँ कि टोटल कितनी पॉसिबल फ़ोटो खींची जा सकती है, तो मैं बोलूँगा एक तो NPR करके निकाल लो, कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिख दो 2 इंटू 1। 5 4 23 60, 60 अलग अलग फ़ोटोज़ लग जाएंगी भाई, 60 अलग अलग फ़ोटोज़ लग जाएंगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला दूसरा तरीका क्या है कि 5 लोग हैं और एक बार में मुझे 3 लोगों को खड़ा करना है, तो मेरे पास 3 प्लेटफॉर्म्स खाली हैं, ठीक है ना। पहले प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला कि कौन कौन आना चाहता है, तो 5 हाथ खड़े हो गए, एक को यहाँ पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया। फिर दूसरे के लिए मैंने पूछा कितने लोगों को आना है, 4 लोग के हाथ खड़े हो गए। फिर आखिरी बार मैंने पूछा कितने लोगों को आना है, तो यहाँ पे 3 लोगों के हाथ खड़े हो गए, ठीक है ना। तो 5 4 23 60 ऐसे भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करा सकता हूँ, ऐसे भी, बट आपको पता ही है बट जब 20 अरेंजमेंट्स बनाने में इतना टाइम लग गया तो 60 बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है ना। और ये टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हम ये फार्मूलेस करते हैं। ये जो फार्मूलेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम ये टाइम वेस्ट ना करें ये सब करने में, अलग अलग अरेंजमेंट हाथों से बनाने में, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और ये फार्मूलेस पढ़ते हैं और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो मैंने आपको किसका मतलब बताया, मैंने आपको परम्यूटेशन का मतलब बताया कि परम्यूटेशन क्या होता है। अब मैं आपको बताऊँ कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, जैसे कि आप चैप्टर एक स्टार्टिंग में एक इमेज बन जाए आपके दिमाग में कि चैप्टर में करना क्या है, ठीक है ना। अभी चैप्टर में तो बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, अभी मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ हल्की सी छोटी सी। अभी कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, ABCD और E, 5 लोग हैं और मुझे एक बार में 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। मैं कितने तरीके से 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कितने तरीके से 2 लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, मैं कितने तरीके से 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ये जो अभी आप बोल रहे हो और यहाँ पर जो आपने किया इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। यहाँ पे भी आप ये बोल रहे थे कि 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा था, अरेंज, यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा था, अरेंज, और यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट, सेलेक्ट। तो ये अरेंजमेंट और सिलेक्शन जो वर्ड हैं, यहीं से क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल गया कि मुझे चीज़ों को अरेंज करना है तो क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, बट अगर क्वेश्चन में आगे की चीज़ों को सेलेक्ट करना है तो वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, ठीक है ना। आप सुनो क्या फ़र्क है सिलेक्शन में और क्या फ़र्क है अरेंजमेंट में। अगर मैं बोलूँ कि A और B और B और A,
अलग अलग सिलेक्शन है या सेम सिलेक्शन है? तो आप बोलोगे सर ये तो सेम सिलेक्शन है, ए बी और बी ए तो सेम सिलेक्शन है। बट अरेंजमेंट की बात कीजिए तो अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पे ए पहले खड़ा है, बी बाद में खड़ा है, यहाँ पे बी पहले खड़ा है, ए बाद में खड़ा है। तो ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स बट दीज आर सेम सिलेक्शन। इन दोनों को एक ही सिलेक्शन बोलूँगा मैं। इसी तरीके से ए सी हो गया या सी ए हो गया, सिलेक्शन एक ही है बट दो अलग अलग अरेंजमेंट हैं। ए डी हो गया या डी ए हो गया, ठीक है ना, ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है बट सिलेक्शन एक ही है। देखो सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि कितने लोगों को आपने चूज़ किया। अब ए और बी को चूज़ करो या बी और ए को चूज़ करो, बात तो एक ही है ना। सिलेक्शन में तो कोई मैटर ही नहीं करता। अब देखो जब क्रिकेट की टीम बनाई जाती है, जब क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिकेट की एक टीम में 16 लोग होता है जिसमें से 11 लोग खेलते हैं, बाकी 5 लोग बैठते हैं। तो 16 लोगों में से इनकी इंटेंशन क्या होती है कि किसी तरीके से हमारा 11 में सिलेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। किसी तरीके से हम इस 11 लोगों की टीम में शामिल हो जाए, ठीक है ना, शामिल हो जाए। ये जो शामिल होना है, 16 में से 11 लोगों को टीम में शामिल करना है, सेलेक्ट करना है, इसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया, इसके बाद हम अरेंजमेंट करते हैं कि कौन सबसे पहले बैटिंग पे जाएगा, कौन बैट्समैन के साथ दूसरी साइड पे खड़ा होगा, फिर अगर एक बंदा आउट होता है तो दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, फिर दूसरा आउट होता है तीसरे नंबर पे कौन जाएगा, वो हो गया अरेंजमेंट। दैट इज अरेंजमेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, एंड इट इज़ ऑब्वियस कि अरेंजमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिलेक्शन। The answer, the number of ways in which things can be arranged is lot more than number of ways in which a particular thing can be selected. समझने की कोशिश करते हैं विद दिस एग्जांपल। मैंने बोला कि मुझे एक बार में, मेरे पास 5 लोग हैं, मुझे एक बार में 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देखो मैं ए और बी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ए और सी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं और ए और डी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ए और ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बी और सी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बी और डी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बी और ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सी और डी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं सी और ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं डी और ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई और पॉसिबल सिलेक्शन नहीं है, कोई पॉसिबल सिलेक्शन नहीं है। तो मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 5 में से 2 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 तरीके से इन लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, मैं 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ए और बी एक ही सिलेक्शन है। अरेंजमेंट में क्या हुआ था? अरेंजमेंट में एक ए बी था तो एक बी ए बी था। अगर एक ए बी था तो एक बी ए बी था। हमने सिलेक्शन में इन दोनों को एक माना है, बट अरेंजमेंट में 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 तरीके से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर, सी फॉर कॉम्बिनेशन। जब भी मुझे चीज़ों को सेलेक्ट करना होता है तो मैं सी का यूज़ करता हूँ। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो किस चीज़ का फ़र्क है? इस चीज़ का फ़र्क है। जब मैंने एन पी आर का फॉर्मूला लिखा था तो मैंने लिखा था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखा मैंने एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसी की वजह से आंसर चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है ना। अब देखो वैल्यूज़ पुट करो, आपको 5C2 निकालना है, तो ऊपर क्या लिखोगे? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि n लिखा है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो 2 फैक्टोरियल और 2 बात एक ही होती है। 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 इंटू 1 विच इज़ 2, तो मैंने सीधा सीधा 2 लिख दिया। 3 से 3 कट गया, 5 इंटू 4 20 अपॉन 2 इज़ 10। लो जी आंसर आ गया 10, जो यहाँ पे आ रहा था। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है? वही फ़र्क होता है जो अरेंजमेंट और सिलेक्शन में फ़र्क होता है, क्योंकि अरेंजमेंट को परम्यूटेशन बोलते हैं और सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। बात सिंपल है। बताओ इतनी बात समझ आई आप लोगों को? जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो भाई बोलो, अरे कुछ तो बोलो। यस सर, ओके ओके ओके, तो सबको क्लियर है? आइए भाई आइए, हमें समझ आ गया कि सर क्या है परम्यूटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन, एक आइडिया मिल चुका है, ठीक है ना। चैप्टर में तो बहुत कुछ है, अभी हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ आइडिया लिया है, ठीक है जी। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, चिंता ना करें। तो हमें एक आइडिया लग गया कि सर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। आइए जी, अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
यहाँ से शुरू होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो रूल्स होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल और एक होता है एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सिर्फ दो रूल्स हैं, एक मल्टीप्लिकेशन रूल और एक एडिशन रूल, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा कि कब पता चलेगा हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, कब पता चलेगा हमें एडिशन रूल लगाना है, ये भी तो एक सवाल है, ठीक है ना, ये भी एक सवाल है। तो देखो समझने की कोशिश करो, दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला, ठीक है ना। अगर आपको दिल्ली से शिमला जाना है तो रास्ते में चंडीगढ़ पड़ता है, ठीक है ना, चंडीगढ़ पड़ता है। लेट से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, और चंडीगढ़ से शिमला जाने के 2 रूट्स हैं, ठीक है ना। तो इन रूट्स को मैं नाम दे देता हूँ, रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी और रूट ई। टोटल कितने, टोटल ए बी सी डी ई, टोटल 5 रूट्स हैं। अगर हमें दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला जाना है तो देर आर टोटल 5 रूट्स, ठीक है ना, देर आर टोटल 5 रूट्स। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से शिमला कितने तरीके से जा सकता हूँ, इन हाउ मैनी वेज कैन आई रीच शिमला, ठीक है ना, फ्रॉम दिल्ली। बताइए जी, क्या आंसर देंगे आप लोग? 6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो मैं बोल सकता हूँ कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया रूट ए के थ्रू और चंडीगढ़ से शिमला गया रूट डी के थ्रू, एक तरीका हो गया दिल्ली से शिमला जाने का। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया रूट ए के थ्रू और चंडीगढ़ से शिमला गया रूट बी के थ्रू, दूसरा तरीका हो गया शिमला जाने का, ठीक है ना, पहला। दूसरा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकता हूँ रूट बी से और चंडीगढ़ से शिमला जा सकता हूँ रूट डी से। मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकता हूँ रूट बी से और चंडीगढ़ से शिमला जा सकता हूँ रूट ई से। इसी तरीके से मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकता हूँ रूट सी से और चंडीगढ़ से शिमला जा सकता हूँ रूट डी से, और मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा सकता हूँ रूट सी के से और चंडीगढ़ से शिमला रूट ई से। तो देर आर 6 ways in which I can go from Delhi to Shimla, ठीक है ना। यहाँ पर हमने यूज़ किया रूल ऑफ एंड, क्या यूज़ किया? रूल ऑफ एंड। और रूल ऑफ एंड कहता है कि मल्टीप्लाई करो। मैंने बोला ना कि 2 रूल्स होते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगाते हैं? जब भी सिचुएशन में एंड आ जाए, और एडिशन रूल कब लगाते हैं? जब भी सिचुएशन में और आ जाए। तो जब भी और का यूज़ होगा हम एडिशन रूल लगाएंगे, और जब भी एंड का यूज़ होगा हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। बात कुछ समझ सी नहीं आई सर, क्या बोलना चाहते हो आप? ठीक है ना, सुनो भाई सुनो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक मेन टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड किया जा सकता है, और अगर आपको लगता है कि एक सब टास्क कंप्लीट होने से पूरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम लगाते हैं रूल ऑफ एंड। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे दिल्ली से शिमला जाना है तो पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाऊंगा एंड फिर मैं चंडीगढ़ से शिमला जाऊंगा, तब जाकर के मेरा मेन टास्क कंप्लीट होगा। ठीक है ना, पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाऊंगा एंड देन आई विल गो फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। मैंने किस वर्ड का यूज़ किया? एंड वर्ड का यूज़ किया। क्योंकि एंड वर्ड का यूज़ हुआ तो मुझे क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई करना है। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है तो मल्टीप्लाई करना है। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है? कितने ऑप्शंस अवेलेबल है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के? 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड बोलता है मल्टीप्लाई करो। कितने ऑप्शंस अवेलेबल है चंडीगढ़ से शिमला जाने के? 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। 3 × 2 6 आंसर आ जाएगा। यह है रूल ऑफ एंड। अब आप बोलोगे कि सर रूल ऑफ और कैसे लगाएंगे? फिर रूल ऑफ और का भी बता दो। मैंने बोला कि ये है आपका घर और ये है आपका स्कूल। अगर आपको घर से स्कूल जाना है तो या तो आप बस से जा सकते हो या फिर आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हो। अगर बस की बात करें तो देयर आर 5 बसेस अवेलेबल, 5 बस अवेलेबल हैं। और अगर बात करते हो ऑटो रिक्शा की
तो 8 ऑटो रिक्शाज अवेलेबल है, ऑटो रिक्शा 8 ऑटो रिक्शा अवेलेबल है। तो बताओ आप स्कूल से घर या घर से स्कूल, एक चीज़ बोलेंगे, घर से स्कूल कितने तरीके से जा सकते हो, घर से स्कूल कितने तरीके से जा सकते हो, बताओ क्या आंसर दोगे, कितने तरीके से आप घर से स्कूल जा सकते हो, बोलो भाई बोलो, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल, बताओ भाई आंसर दो। बोलो भाई बोलो, आप घर से स्कूल कितने तरीके से जा सकते हो। आप बोलोगे सर या तो मैं बस 1 से जाऊंगा, अगर मैं बस 1 से गया तो स्कूल पहुंच जाऊंगा, या मैं बस 2 से जाऊंगा, या मैं बस 3 से जाऊंगा, या मैं बस 4 से जाऊंगा, या मैं बस 5 से जाऊंगा। बस से नहीं गया तो या तो ऑटो 1 या ऑटो 2 या ऑटो 3 या ऑटो 4, ऑटो 5, ऑटो 6, ऑटो 7 या ऑटो 8 से जाऊंगा। तो मेरे पास कुल मिलाकर के 13 तरीके हैं, 13 वेज अवेलेबल घर से स्कूल जाने के। अब यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 5 और 8 को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 5 और 8 को ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि मेरा मेन टास्क है घर से स्कूल जाना, घर से स्कूल जाना मेरा मेन टास्क है, मेन टास्क को मैंने 2 सब टास्क में डिवाइड किया। मेन 2 सब टास्क कहते हैं कि या तो घर से स्कूल जाना है तो बस से चले जाओ, पहला सब टास्क, या घर से स्कूल जाना है तो ऑटो से चले जाओ, दूसरा सब टास्क। यहाँ पर अगर मैं एक सब टास्क करता हूँ कंप्लीट तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाता है। मुझे दोनों सब टास्क को करने की ज़रूरत नहीं है मेन टास्क कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं कोई एक सब टास्क को कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे घर से स्कूल जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा, आइदर आई विल गो बाय बस और आई विल गो बाय ऑटो। मैं किस वर्ड का यूज़ करूँगा, और वर्ड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूल ऑफ और लग जाएगा, यानी दोनों को ऐड कर दो। रूल ऑफ और क्या कहता है, देखो सिंपल सी भाषा में रूल ऑफ एंड कहता है मल्टीप्लाई करो, रूल ऑफ और कहता है ऐड करो। ये एकदम सिंपल, इसका क्रक्स है कि रूल ऑफ एंड कहता है मल्टीप्लाई करो, रूल ऑफ और बोलता है ऐड करो। दिक्कत बच्चों को सिर्फ यहाँ पे आती है कि सर समझ नहीं आता कि कब रूल ऑफ एंड लगेगा, कब रूल ऑफ और लगेगा। जब हम आगे चल के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन के अंदर मान के चलो रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और लग रहा होगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना कि कब लगता है रूल ऑफ एंड, कब लगता है रूल ऑफ और। जब तक आप ये समझोगे नहीं आपको आगे चल के दिक्कत आएगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आगे चलकर दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा हर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बट कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो हमने क्वेश्चंस करे थे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे भी करे थे। यहाँ पे हमने ना ही रूल ऑफ और लगाया ना ही रूल ऑफ एंड लगाया, देखा जाए नहीं लगाया, हमने एकदम सिंपल तरीके से कर लिया इसको। हमने अलग अलग अरेंजमेंट बना के कर लिया, हमने फॉर्मूले से कर लिया, ठीक है ना। ये कह सकते हो कि हाँ सर यहाँ पर मैंने रूल ऑफ एंड लगाया था, रूल ऑफ एंड लगाया था। क्यों, मुझे 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना था। ABCD 5 लोग थे, 5 में से 3 लोगों को अरेंज करना था, सेलेक्ट नहीं बोलूँगा, अरेंज करना था, अरेंज करना था। अगर मैंने एक व्यक्ति को ला करके यहाँ पे बिठा दिया तो क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, नहीं, मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मुझे दूसरे और तीसरे व्यक्ति को भी बिठाना है, तब जा करके तो 3 लोग आएंगे। मुझे 5 लोगों में से 3 लोगों की फ़ोटो खींचनी है, ठीक है ना। 5 लोग अवेलेबल है, 3 लोगों की फ़ोटो खींचने कितने तरीके से खींच सकता हूँ, आंसर रहता है 60। अब अगर मैं एक बंदे को यहाँ पे बुला के खड़ा कर देता तो क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, क्या मेरी फ़ोटो खींचने लायक हो गई। फोटोग्राफर बोलेगा भाई 2 लोगों की जगह खाली, उनको तो खड़ा करो। तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया यहाँ पर, रूल ऑफ एंड। मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरे इंसान को यहाँ पे खड़ा कर दिया ला करके, क्या मेन टास्क कंप्लीट हो गया, आंसर इज नो। तो मैंने दोबारा मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर मैंने तीसरे व्यक्ति को यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया। अब मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो चुका। फोटोग्राफर बोल रहा है कि अब मैं फोटो आप लोगों की खींच सकता हूँ, अब मैं फोटो खींच सकता हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया था रूल ऑफ एंड। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैंने अपने मेन टास्क को 2 सब टास्क में डिवाइड किया, पहला सब टास्क दिल्ली से चंडीगढ़ जाना, दूसरा चंडीगढ़ से शिमला जाना। अगर मैं दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँच गया तो क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, नहीं, मेरा मेन टास्क था शिमला तक पहुँचना, नहीं हुआ कंप्लीट, तो मैं एंड लिखूँगा, एंड, मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। फिर चंडीगढ़ से शिमला जाना है, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, दिल्ली से चंडीगढ़, और 2 ऑप्शंस अवेलेबल है चंडीगढ़ से शिमला। तो मैं क्या करूँगा, 3 × 2 करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने मेन टास्क को घर से स्कूल जाने को 2 पार्ट में डिवाइड किया, या तो मैं बस से जाऊँगा या मैं ऑटो से जाऊँगा। ये मेरे 2 सब टास्क हैं। अगर मैं कोई एक सब टास्क कर लेता हूँ, अगर मैं बस से चला जाता तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, रूल ऑफ और यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पता चलेगा कब रूल ऑफ एंड लगाना है, कब रूल ऑफ और लगाना है। अभी भी आपको 100% क्लैरिटी नहीं मिली होगी, जब तक हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कर लेते तब तक ये दिक्कत आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है ना। तो देखो भाई, देखो, समझते हैं, करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं, ठीक है ना।
फिर मैं आपको एक एग्जांपल और कराऊंगा जिसके अंदर रूल ऑफ एंड और रूल ऑफ और दोनों लग रहे होंगे, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ की। वो एक क्वेश्चन होगा जिससे आपको एकदम मस्त समझ आ जाएगा रूल ऑफ एंड और रूल ऑफ एंड एंड रूल ऑफ और कब कब लगाना है। पहले छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं रूल ऑफ एंड के, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल के। क्या है पहला क्वेश्चन, इफ़ वन कैन गो टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस एंड कैन कम बैक बाय 4 डिफरेंट बसेस। क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान अगर अपने घर से अपने स्कूल जाना चाहता है, अपने स्कूल जाना चाहता है, ये स्कूल है और ये होम है, घर, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं इफ़ वन कैन गो टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस, जब जाता है तो उसके पास ऑप्शन है 5 बसेस का, 5 अलग अलग बसेस का, और जब आता है तो उसके पास ऑप्शन है 4 अलग अलग बसेस का, ठीक है ना। देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल इज़, ठीक है ना। अब देखो समझने की कोशिश करो, मेरा मेन टास्क क्या है, मेन टास्क क्या है। अगर तो मेरा मेन टास्क होता कि मैं स्कूल पहुंच जाऊं, घर से स्कूल पहुंच जाऊं, तो इसमें हम रूल ऑफ और लगाते हैं। बट यहाँ पर मेन टास्क क्या है कि भाई घर से स्कूल पहुंच जाओ एंड फिर वापस स्कूल से घर आ जाओ, तब जाकर के मेन टास्क कंप्लीट होगा। जैसे मम्मी घर पे इंतज़ार कर रही है, बच्चा स्कूल पहुंच गया, मम्मी की टेंशन खत्म हो गई क्या, नहीं हुई। मम्मी बोल रही है घर वापस आ जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। बच्चा स्कूल पहुंच गया, आधी टेंशन खत्म, बट आधी अभी भी है, बच्चा अभी वापस स्कूल नहीं आया, स्कूल से घर नहीं आया, तो आधी टेंशन जो बची है वो कब खत्म होगी, जब बच्चा वापस घर पहुंच जाएगा। तो मेन टास्क क्या है, घर से स्कूल जाना और फिर वापस स्कूल से घर आ जाना, ये मेन टास्क है। अगर एक बच्चा 5 तरीके से स्कूल जा सकता है और 4 तरीके से वापस घर आ सकता है, तो कितने टोटल तरीके से अपना मेन टास्क कंप्लीट कर सकता है, यानी घर से स्कूल जाकर वापस घर आ सकता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ सकता है सर 5 + 4 कर दो, 9 आ जाएगा, बट मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पर मेन टास्क है वापस घर आ जाना। अगर मैं घर से स्कूल पहुँच गया 5 अलग अलग तरीक़ों से, क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया, आंसर इज़ नो, रूल ऑफ एंड लगेगा। मैं वापस स्कूल से घर आ सकता हूँ 4 अलग अलग तरीके से, तो मैं टोटल 20 तरीके से घर से स्कूल और स्कूल से घर आ सकता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, ये तो 5 बस हैं, 4 बस हैं, तो टोटल ऐड करने से तो 9 आ रहा है आंसर। मैं बोलूँगा कि भाई देखो देखो, हो सकता है कि वो बस 1 से गया, ठीक है ना, और हो सकता है वो बस 6 से वापस आया, हो सकता है वो बस 1 से गया और बस 7 से वापस आया, हो सकता है वो बस 1 से गया और बस 8 से वापस आया, हो सकता है वो बस 1 से गया एंड बस 9 से वापस आया। इसी तरीके से हो सकता है वो बस 2 से गया और बस 6 से वापस आया, बस 2 से गया, बस 7 से वापस आया, बस 2 से गया, बस 8 से वापस आया, बस नंबर 2 से गया और बस नंबर 9 से वापस आया। तो जो 5 बसेस अवेलेबल हैं घर से स्कूल जाने के लिए, वो बसेस हैं बस 1, बस 2, बस 3, बस नंबर 4 एंड बस नंबर 5। और जो स्कूल से घर आने के लिए अवेलेबल हैं वो है बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 6, बस नंबर 7, बस नंबर 8 एंड बस नंबर 9। तो हो सकता है इससे जाकर के इससे आए, इससे जाकर के इससे आए, इससे जाकर के इससे आए और इससे जाकर के इससे आए। 4 अलग अलग तरीके हो गए हैं। सिर्फ बस 1 से 4 अलग अलग तरीके से वो आ जा सकता है, तो बस 2 से भी 4 अलग अलग तरीके हो गए, बस 3 से भी 4 अलग अलग तरीके हो गए, बस 4 से भी 4 अलग अलग तरीके, बस 5 से भी 4 अलग अलग तरीके। तो 4 × 5 20 अलग अलग तरीके से वो स्कूल से वापस घर आ सकता है। यहाँ पे लगेगा रूल ऑफ एंड, क्योंकि मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं होता अगर बच्चा स्कूल पहुँच जाता है। मेरा मेन टास्क तब कंप्लीट होता है जब बच्चा वापस घर पहुँच जाता है। क्योंकि मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं रूल ऑफ एंड लगाऊंगा और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देर आर 10 ट्रेन्स बिटवीन दिल्ली टू श्रीनगर। ट्रेन 1 से लेकर के ट्रेन 10 ट्रेन है दिल्ली से श्रीनगर जाने की। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन परफॉर्म अ राउंड ट्रिप। ठीक है ना। अब देखो मेरा मेन टास्क क्या है, मेरा मेन टास्क है राउंड ट्रिप पूरी कर लेना। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे श्रीनगर जाना है। मेरा श्रीनगर पहुँचना इज़ नॉट कंप्लीशन ऑफ मेन टास्क। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज ही कैन परफॉर्म अ राउंड ट्रिप, यानी कि वापस मैं जब दिल्ली में पहुँच जाऊँगा तब मेरा मेन टास्क कंप्लीट होगा। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बोलता ना कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन रीच टू श्रीनगर,
तो मैं बोलता कि भाई 10 तरीके से रीच कर सकते हैं, या तो ट्रेन 1 से जाएगा, ट्रेन 2 से, ट्रेन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ही तरीके होते हैं उसके पास श्रीनगर पहुंचने के। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि वो कितने तरीके से राउंड ट्रिप परफॉर्म कर सकता है, तो फिर मैं 10 तरीके नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि अगर दिल्ली से श्रीनगर 10 अलग अलग ट्रेन जाती हैं, तो वही ट्रेन वापस श्रीनगर से दिल्ली भी तो आती होंगी। ऐसे तो है नहीं भाई श्रीनगर में जाके अदृश्य हो गई, गायब हो गई, वापस दिल्ली भी आएंगी वो ट्रेन। तो जाने के लिए 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं दिल्ली से श्रीनगर 10 अलग अलग तरीके से जा सकता हूँ, मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं होता। मेरा मेन टास्क कंप्लीट होता है जब मैं श्रीनगर से वापस दिल्ली पहुंच जाऊं, और मैं 10 अलग अलग तरीके से श्रीनगर से दिल्ली भी आ सकता हूं, तो मैं अपनी जर्नी 100 अलग अलग वेज में परफॉर्म कर सकता हूं। अगेन आपके दिमाग में आएगा सर कैसे, तो मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि ट्रेन 1 से गया और वो इतनी अच्छी लगी कि ट्रेन 1 से वापस आ गया। हो सकता है ट्रेन 1 से गया, वापस आते वक्त ट्रेन 2 से आ गया, ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 3 से वापस आ गया, ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 4 से वापस आ गया, ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 5 से वापस आ गया, ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 6 से वापस आ गया, ठीक है ना। ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 7 से वापस आ गया, ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 8 से वापस आ गया, ठीक है ना। ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 9 से वापस आ गया, और ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 10 से वापस आ गया। यानी अगर ट्रेन 1 से जाता है तो ही उसके पास सिर्फ एक ट्रेन से जाता है, तो वापस आने के 10 अलग अलग तरीके हैं उसके पास। देख रहा है आपको, अगर ट्रेन 1 से जाता है तो वापस आने के 10 अलग अलग तरीके हैं। तो ट्रेन 2 से जाता है उसके भी 10 अलग अलग तरीके होंगे, ट्रेन 3 से जाता है उसके भी 10 अलग अलग तरीके होंगे, ट्रेन 4 से जाता है उसके भी 10 अलग अलग तरीके होते होंगे। तो एक ट्रेन से 10 अलग अलग तरीके, तो 10 ट्रेन से 10 × 10 100 अलग अलग तरीके हो गए, 100 वेज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अगेन रूल ऑफ एंड लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टास्क है वापस दिल्ली पहुँच जाना। जब तक मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं होता मैं एंड का यूज़ करूँगा। अगर मैं दिल्ली से श्रीनगर पहुँच गया तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं है, मैं किसका यूज़ करूँगा, एंड का। एंड यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा फिर। तो कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 10। कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 10। तो 10 × 10 100 आ गया। अगला देखो, अज्यूम दैट वी डिसाइड टू रिटर्न बाय सेम ट्रेन। ये बोल रहा है कि भाई जिस ट्रेन से गया वो ट्रेन इतनी अच्छी लगी कि उसने डिसाइड कर लिया कि जिस ट्रेन से गया हूँ उसी ट्रेन से वापस आऊँगा। तो बताओ वो अपनी राउंड ट्रिप कितने तरीके से परफॉर्म कर सकता है। क्या करना है उसे, दिल्ली से श्रीनगर जाना है, दिल्ली से श्रीनगर जाना है। मेन टास्क कब कंप्लीट होगा, जब दिल्ली से श्रीनगर जाए एंड फिर वापस श्रीनगर से दिल्ली आ जाए, तब जा करके मेन टास्क कंप्लीट होगा। तो रूल ऑफ एंड लगेगा। जाने के लिए कितने अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, 10। आने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, सिर्फ एक। तो 10 अलग अलग वेज में अपनी जर्नी परफॉर्म कर सकता है। आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे 1 क्यों लिखा आपने। तो मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो ट्रेन 1 से गया है तो ट्रेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से वापस नहीं आ सकता, उसे सेम ट्रेन से वापस आना है। तो वापस भी तो ट्रेन 1 से ही आएगा। अगर ट्रेन 2 से गए तो वापस भी ट्रेन 2 से आएगा। अगर ट्रेन 3 से गए तो वापस भी सेम ट्रेन से आएगा। ट्रेन 4 से गए तो वापस भी ट्रेन 4 से आएगा। ट्रेन 5 से गए तो वापस भी ट्रेन 5 से आएगा। ट्रेन 6 से गया है तो वापस भी ट्रेन 6 से आएगा। ट्रेन 7 से गया है तो वापस भी ट्रेन 7 से आएगा। T8, T8, T9, T9, T10 और T10। बताओ कितने तरीके हो गए, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने ऑप्शन अवेलेबल थे श्रीनगर जाने के, 10। बट आने के लिए एक ही ऑप्शन था। आते वक्त उसके पास एक ही ऑप्शन था कि जिस ट्रेन से मैं गया था श्रीनगर उसी ट्रेन से वापस दिल्ली जाऊंगा। तो 10 × 1 10 वेज आ गया। रूल ऑफ एंड लगाया मैंने, बट ऑप्शन चेंज कर दिया, आते वक्त का ऑप्शन चेंज कर दिया है। 10 की जगह एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। अज्यूम दैट वी डिसाइड टू रिटर्न बाय डिफरेंट ट्रेन, देन हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स आर पॉसिबल नाउ। जल्दी से आंसर दो। जागृति, वेरी गुड जागृति। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वो गया तो किसी भी ट्रेन से हो, बट वो आएगा डिफरेंट ट्रेन से। यानी जब वो गया तो उसे ट्रेन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने बोला क्या रद्दड़ ट्रेन, एकदम रद्दी, एकदम गंदी, स्लो चलती है, रुकती है। तो उसने बोला भाई उस ट्रेन से तो वापस नहीं जाना, किसी और से चला जाऊँगा, बट इससे नहीं जाऊँगा। तो वापस आते वक्त उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे, 9 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। रूल ऑफ एंड लगेगा क्योंकि दिल्ली से श्रीनगर पहुँचने पर उसका मेन टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा। मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है वापस वो दिल्ली पहुँच जाए, तो 90 वेज हो गया। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 90 वेज एक बार एक्सप्लेन करो। तो मैं बोलूँगा ऐसा हो सकता है कि ट्रेन 1 से गया और ट्रेन 2 से वापस आया, ट्रेन 1 से गया, ट्रेन 3 से वापस आया। अगर ट्रेन 1 से गया तो ट्रेन 1 से वापस नहीं आएगा, क्योंकि बोल रहा है बाय डिफरेंट ट्रेन, यानी जिस ट्रेन से गए उस ट्रेन से वापस मत आ जाना। ट्रेन 1 से गया तो ट्रेन 4 से वापस, 1, 5, 1, 6,
1 7 1 8 1 9 और 1 10। अगर ट्रेन 1 से जाता है तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल है उसके पास अपनी जर्नी परफॉर्म करने के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ट्रेन 2 से भी 9 होंगे, ट्रेन 3 से भी 9 होंगे, ट्रेन 4 से भी 9, ट्रेन 5 से भी 9, हर एक से 9। 10 ट्रेन है, हर ट्रेन से 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 90 वेज में वो अपनी जर्नी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना, हो गया भाई सिंपल। तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? रूल ऑफ एंड लगा रहे हैं। हर जगह हमने क्या लगाया? रूल ऑफ एंड, मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखो एडिशन रूल। एडिशन रूल, इफ वन गोज टू स्कूल बाय बस वेयर देर आर 5 बसेस और बाय ऑटो वेयर देर आर 4 ऑटोज। एक बंदा स्कूल जा सकता है या तो 5 बसेस से या फिर 4 ऑटो से। तो टोटल कितने तरीके से स्कूल जा सकता है? वापस घर आने की बात नहीं कर रहा। अगर स्कूल पहुंच गया, मेन टास्क कंप्लीट हो गया, तो 5 अलग अलग बसेस से जा सकता है या फिर 4 अलग अलग ऑटो से जा सकता है। अगर किसी एक बस से चला गया, ठीक है ना, तो स्कूल पहुंच गया, उसका मेन टास्क कंप्लीट है, उसे वापस आने का कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, बस पहुंचने की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा? रूल ऑफ और लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाता है अगर मैं स्कूल पहुंच जाता हूं। तो 5 तरीके से पहुंच सकता हूं या फिर इन 4 तरीके से पहुंच सकता हूं। और लिखूंगा और, तो और मतलब होता है प्लस। तो 9 अलग अलग तरीके से बच्चा स्कूल जा सकता है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और अप्लाई होते हैं। एक क्वेश्चन में दोनों चीज़ इंक्लूड होगी। अब एक सिटी ए है, एक सिटी बी है। मुझे सिटी ए से सिटी बी जाना है। सिटी ए से सिटी बी जाना है। लेट से सिटी ए है आपकी नोएडा और सिटी बी है आपकी मुंबई। अगर आपको मुंबई जाना है, अगर आपको नोएडा से मुंबई जाना है, या तो आप गुजरात के थ्रू जा सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप मध्य प्रदेश के थ्रू जा सकते हो, एमपी के थ्रू जा सकते हो। ठीक है ना। अगर आपको मुंबई जाना है, ठीक है ना, नोएडा से मुंबई जाना है, या तो आप गुजरात के थ्रू जा सकते हो या फिर आप मध्य प्रदेश के थ्रू जा सकते हो। गुजरात जो है आप 2 अलग अलग रूट से जा सकते हो, और गुजरात से मुंबई जो है वो आप 3 अलग अलग तरीक़ों से जा सकते हो। और अगर आप मध्य प्रदेश के थ्रू जाना चाहते हो तो नोएडा से मध्य प्रदेश जाने के 2 रास्ते हैं, और मध्य प्रदेश से मुंबई जाने के भी 2 अलग अलग रास्ते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं नोएडा से मुंबई कितने अलग अलग तरीक़ों से जा सकता हूं। हाउ मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ मी टू गो फ्रॉम नोएडा टू मुंबई। एक बच्चे का आंसर आया 14। ठीक है ना। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो देखो भाई, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं नोएडा से गुजरात पहुँच जाता हूँ तो क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया? आंसर इज़ नो। रूल ऑफ एंड लगाऊंगा। मुझे गुजरात से भी मुंबई भी जाना है, तब जाकर के मेरा मेन टास्क कंप्लीट होगा, तो रूल ऑफ एंड लगेगा। यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 2। रूल ऑफ एंड है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। तो मैं 6 अलग अलग तरीके से मुंबई जा सकता हूँ वाया गुजरात, गुजरात के थ्रू। ठीक है ना। वो 6 अलग अलग तरीके के हैं। ये रूट 1, ये रूट ए मानो, ये बी मानो, ये सी मानो, ये डी मानो और ये ई मानो। तो मैं ए और सी रूट को पकड़ करके मुंबई पहुंच सकता हूं। मैं ए और डी रूट को पकड़ के मुंबई पहुंच सकता हूं। मैं ए और ई रूट को पकड़ करके मुंबई पहुंच सकता हूं। या फिर मैं बी और सी रूट से मुंबई जा सकता हूं। मैं बी और डी रूट से मुंबई जा सकता हूं। बी और ई रूट से मुंबई जा सकता हूं। 6 ऑप्शंस आ गए, ये 6 लिख दिया मैंने। अगर मैं मुंबई पहुंच गया तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट है। मेन टास्क कंप्लीट है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो मैं गुजरात के थ्रू जाऊं और मैं मध्य प्रदेश के थ्रू जाऊं। मध्य प्रदेश के थ्रू जाऊं। अगर मैं मध्य प्रदेश के थ्रू जाता हूं तो कितने तरीके ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ठीक है ना, FGHI। तो मैं बोलूँगा अगर मैं नोएडा से मध्य प्रदेश पहुंच गया तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे अभी मुंबई जाना है, मुंबई अभी दूर है। ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन इधर थे, 2 ऑप्शन इधर थे, तो मैं 4 अलग अलग तरीके से जा सकता हूँ। 4 अलग अलग तरीके से जा सकता हूँ। तो मैं टोटल नोएडा से मुंबई 6 + 4 10 अलग अलग तरीके से जा सकता हूँ। 14 सही आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ? रूल ऑफ एंड भी लगा और रूल ऑफ और भी लगा। मैंने अपने मेन टास्क को
छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड कर लिया। पहला सब टास्क था ए से जी जाना, ए से जी जाना, फिर दूसरा सब टास्क था जी से बी जाना, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं होता बीच में, तो मैंने लगाया रूल ऑफ एंड। मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल था, अब मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो चुका है तो मैं लगा रहा हूँ रूल ऑफ और, मेन टास्क कंप्लीटेड है। अब मैं दूसरे तरीके से भी मुंबई जा सकता था कि ए से जाओ एम तक और फिर एम से जाओ बी तक, बट अगर मैं ए से एम पहुँच जाता हूँ तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी लगेगा रूल ऑफ एंड, ठीक है ना। अब ए से जी जा सकते हैं हम 2 अलग अलग तरीके से, और जी से बी जा सकते हैं हम 3 अलग अलग तरीके से। आंसर आ गया 6, बीच में लिखा है और प्लस का साइन मारा। ए से एम जा सकते हैं 2 अलग अलग तरीके से, एम से बी जा सकते हैं 2 अलग अलग तरीके से, 4। तो टोटल मैं 10 अलग अलग तरीके से जा सकता हूँ नोएडा से मुंबई। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसमें आपको रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और आर, रूल ऑफ और दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जल्दी बताओ, बात समझ आई? बोलो भाई बोलो, क्या बात समझ आई? सर हाँ जी तन्वी पूछो। सर मुझे मेन टास्क समझ में नहीं आया कि मेन टास्क क्या हो रहा है। मेन टास्क है मेन टास्क क्वेश्चन की वापस आना भी रिक्वायरमेंट। तो हो सकता। मेन टास्क है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है? मेन टास्क है ना, हमारे हमारे दिमाग में नहीं होता, मेन टास्क क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। अभी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि मेरा मेन टास्क है मुंबई पहुँच जाना, मुंबई पहुँच जाना, तो जैसे ही मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा किसी भी तरीके से, तो मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ए से जी गया और जी से बी गया, मेरा मेन टास्क कंप्लीट है। अब मैं अपना मेन टास्क एक ऑल्टरनेट तरीके से और पूरा कर सकता हूँ। ऑल्टरनेट तरीका क्या है? ए से एम जाओ, एम से बी जाओ। तो जब मैं ऑल्टरनेट तरीका देखता हूँ तो मैं दोनों ऑल्टरनेट तरीके के बीच में रूल ऑफ और लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ए से जी, जी से बी जाना, मुंबई पहुँचना हो जाता है तो मेरा मेन टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट मैं क्योंकि मेन टास्क अपने ऑल्टरनेट तरीके से कर सकता हूँ तो मैं और लगाऊंगा। अगर मेरा अभी तक मेन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होता ना, तो मैं रूल ऑफ एंड लगा रहा होता, जैसे कि यहाँ पे लगा रहा था। ए से जी गया, क्या मेरा मेन टास्क कंप्लीट हो गया? क्या मैं मुंबई पहुँच गया? नहीं पहुँचा। अगर मैं मुंबई नहीं पहुँचा तो जी से बी जाने के लिए मैं रूल ऑफ एंड का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो रूल ऑफ, सर हाँ बोलो। एंड और और दोनों में तो मेन टास्क ही हो रहा है लेकिन। हाँ देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपका एक सब टास्क है ए से जी जाना, एक सब टास्क है जी से बी जाना, आपका एक सब टास्क है ए से एम जाना, और एक सब टास्क है एम से बी जाना। आपके 4 सब टास्क हैं, 4 सब टास्क। अगर आप ये वाला सब टास्क पूरा करते हो तो क्या आपका मेन टास्क कंप्लीट हो जाता है? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, तो रूल ऑफ एंड। ये वाला सब टास्क पूरा करते हो, क्या क्या अब आपका मेन टास्क कंप्लीट हो गया? यस सर। हो गया, मेन टास्क कंप्लीट, रूल ऑफ और। ये वाला सब टास्क पूरा करते हो, क्या मेन टास्क कंप्लीट हो रहा है? नो सर। रूल ऑफ एंड। ये वाला सब टास्क पूरा करके क्या मेन टास्क कंप्लीट हो गया? हो गया सर। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ आई? यस सर, ठीक है। ठीक है ना। चलिए, ओके, तो हमें बात समझ आ चुकी हैं अच्छे से, हमें बातें अच्छे से समझ आ चुकी हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि यहाँ पे एंड का यूज़ होना है तो आप मल्टीप्लाई करो। जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा यहाँ पे और का यूज़ होना है तो एंड का यूज़ करो, ठीक है ना। देखो, खुद सोचो, इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आप ए से जी जाओ एंड फिर जी से बी जाओ तो आपका मेन टास्क कंप्लीट होगा, एंड फिर आप ए से एम जाओ, एम से बी जाओ तो आपका मेन टास्क कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जो मैंने एंड फिर बीच में बोला, क्या ये सही बोला? नहीं बोला। मैं एंड तो तब बोलता हूँ ना जब मेरा मेन टास्क कंप्लीट ना हो। अब मैं यहाँ पे एंड क्यों बोलूँ? जब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ तो एंड बोलने का कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरा ये बोलना बिल्कुल सही लगेगा कि पहले ए से जी जाओ एंड फिर जी से बी जाओ, या मतलब कि और, या फिर ए से एम जाओ और एम से बी जाओ। तो ये आपकी एक इंटरप्रिटेशन है कि आप किस वर्ड का यूज़ कब करना चाहते हो, ठीक है ना। एंड और का यूज़ आपको बहुत वाइजली करना है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर देंगे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और, ठीक है ना। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्वेश्चंस के साथ मैं और क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इन दोनों रूल्स का यूज़ होगा, उन क्वेश्चंस में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि हमने रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और में ये पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ। क्योंकि आगे चल के बहुत जगह कंफ्यूज होने वाले हो कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस क्यों किया।
तो मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगा कि देखो मेन टास्क और सब टास्क वाला कॉन्सेप्ट याद करो, रूल ऑफ एंड रूल ऑफ और वाला वो जो था कॉन्सेप्ट वो याद करो और उसको यहाँ पे फिट करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। फैक्टोरियल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू करते 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 1 तक, ठीक है ना। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120, ठीक है ना। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल को लिखा मैंने 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह मैंने लिख दिया 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, ये और ये कट गए, 9 इंटू 8 इंटू 7 आपका आंसर आ गया 504, ठीक है। ऐसे देखो अगला क्वेश्चन देखो, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, आपको n फाइंड करना है। तो देखो n+1 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा, n+1, ठीक है ना, जैसे 6 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखता है, 6 इंटू उसमें -1 करता तो 5 आता, फिर मैं 6 में -2 करता तो 4 आता, ऐसे करता मैं, ये करता। अब इसमें अब अगर n+1 फैक्टोरियल है तो पहले मैं n+1 लिखूंगा। अब n+1 में अगर मैं -1 करता हूँ तो क्या आएगा, n आएगा, तो अगला मैं n लिखूंगा। फिर मैं n+1 में -2 करता हूँ तो n-1 आएगा, ठीक है। देखो n+1 -2 अगर करता हूँ तो +1 -2 कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। n+1 में -1 करता हूँ तो +1 -1 कट के क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसलिए मैंने n+1 के बाद लिखा n-1 करके, फिर -2 करके लिखा n-1 और यहाँ पे लगा दिया फैक्टोरियल, लगा दिया फैक्टोरियल। अब ये चलता चला जाएगा आगे, ठीक है ना। तो देखो n+1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख रहा हूँ, n+1 n और n-1 फैक्टोरियल, और 30 n-1 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया। 30 कैन बी रिटर्न एज 30 इज इक्वल टू n+1 n n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये वाली चीज़ इक्वल टू के इस साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होकर के ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो मैंने ऐसे ही काट दिया, ऐसे ही काट दिया, ठीक है जी। अब सुनो, n+1 इंटू n इज इक्वल टू 30 बचा है। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट 30 होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 6 एंड 5, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 6 एंड 5, 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 30 होता है, और ये n+1 और n के बराबर हैं। n+1 इंटू n इज इक्वल टू 30 एंड 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 5। मैं कंपैरिजन से बोल सकता हूँ कि मेरा n जो है वो 5 होगा। अगर n 5 है तो बताओ n+1 क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। देखो ये रहा 6, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 5, ये मैंने किया कंपैरिजन का यूज़। आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते थे, n² प्लस n इज इक्वल टू 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, n² प्लस n इज इक्वल टू 30, या फिर -30 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसमें इसके n की दो वैल्यूज़ आती, देखो यहाँ पे आ रही है, एक 5 आ रही है, एक -6 आ रही है। n नेगेटिव हो नहीं सकता कभी, n क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ नंबर्स, ये होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये होता है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो n कितना आता, 5 आता, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना करके आप कंपैरिजन से भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो देखो परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी अरेंज लिखा होगा, अरेंज, तो उसका मतलब है परम्यूटेशन। द वेज ऑफ अरेंजिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वी हैव टू पे रिगार्ड टू दी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। यानी कि अगर मैंने ए और बी को खड़ा किया और बी और ए को खड़ा किया तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट है, मेरे अरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग चीज़ें हैं। बट अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो ये दोनों सेम है, ठीक है ना। आपके घर, आपके 5 दोस्त हैं, आपको घर पे 2 दोस्तों को इनवाइट करना है डिनर के लिए। मम्मी ने बोला कि 2 से ज़्यादा लोगों को खाना नहीं बना पाऊंगी मैं, तो भाई 2 को इन्वाइट करो, सारे दोस्तों को इन्वाइट मत करो। तो आपको 5 में से 2 लोगों को इन्वाइट करना है, ठीक है ना। आपके पास A B C D E आपके 5 दोस्त हैं, तो आपको 5 में से 2 लोगों को इन्वाइट करना है। तो आप किन 2 लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, A और B को इन्वाइट कर सकते हो, A और C को इन्वाइट कर सकते हो, A और D को इन्वाइट कर सकते हो, A और E को इन्वाइट कर सकते हो, B और C को इन्वाइट कर सकते हो, B और D को इन्वाइट कर सकते हो, B और E को इन्वाइट कर सकते हो। आप C और D को इन्वाइट कर सकते हो, C और E को इन्वाइट कर सकते हो, और आप E और D और E को इन्वाइट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हमने सिर्फ सिलेक्शन की बात करी है, तो हम A और B को इन्वाइट करें या B और A को इन्वाइट करें, बात तो एक ही होती है ना, आएंगे तो वो दोनों ही घर पे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन में जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता।
अरेंजमेंट में मैटर करता है। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है ना। तो लेट अस एक्सप्लेन हाउ आइडिया ऑफ परम्यूटेशन विल हेल्प द फोटोग्राफर। सपोज अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 लोग एक ग्रुप के अंदर, सुरेश रमेश महेश। देन हाउ मैनी films does a photographer need if he has to arrange 3 person amongst 3 places with due regard to order। तो एक फोटोग्राफर को कितनी फ़ोटो खींचनी पड़ेंगी, कितनी फिल्म्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसको 3 लोगों को 3 जगह अरेंज करना है और उसको ऑर्डर को रिस्पेक्ट देनी है, यानी ऑर्डर मैटर करेगा उसके लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले सुरेश महेश रमेश को खड़ा कर दो, फिर सुरेश रमेश महेश को खड़ा कर दो, पहले महेश था फिर रमेश था, फिर पहले रमेश आ गया बाद में महेश आ गया। सुरेश पहली पोजीशन पे 2 बार आ गया, अब पहली पोजीशन पे रमेश को ले आओ, रमेश के बाद सुरेश और फिर महेश, फिर रमेश को दोबारा पहली पोजीशन पे ले आओ और सुरेश और महेश की पोजीशन चेंज कर दो, फिर महेश को सबसे पहले ले आओ। तो एक बार सुरेश पहले आ गया, एक बार रमेश पहले आ गया, अब महेश की बारी है। महेश के साथ रमेश को खड़ा किया और सुरेश को खड़ा किया, फिर महेश के साथ रमेश और सुरेश हो लिए ना, अब सुरेश और रमेश को कर दो, ठीक है ना। तो आपके 6 अलग अलग तरीके हो गए। तो इसका हमने देखो ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने कर रखे हैं, हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि 5 लोग हैं, एक फोटोग्राफर को 3 लोग हैं और फोटोग्राफर को तीनों लोगों की ज़रूरत है फ़ोटो खींचने के लिए। तो कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ABC लिया था एग्जांपल पे, यहाँ पे सुरेश रमेश महेश है, तो इसको हम कर चुके हैं, ठीक है ना, इसको हम कर चुके हैं। आइए आगे बढ़े। अब आते हैं हम लीनियर परम्यूटेशंस हैविंग स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब परम्यूटेशंस जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लीनियर और एक होता है सर्कुलर। एक होते हैं लीनियर और एक होते हैं सर्कुलर। लीनियर क्या होते हैं, जहाँ पे एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट होता है, और सर्कुलर क्या होते हैं जिसमें कोई भी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता। अगर आप अपनी मम्मी का बैंगल देखो, आपके पास मम्मी के पास बैंगल होगा, मदर्स के पास बैंगल देखो, तो उसमें नहीं पता चलता कि ये कहाँ से बनना शुरू होगा कहाँ से ख़त्म होगा, उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। तो जो भी सर्कुलर चीज़ें होती हैं उसमें स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता। बट अगर एक लीनियर है, एक लाइन में है, तो उसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है। आप बोल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। बट सर्कुलर में आप नहीं बोल सकते कि कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा कहाँ ख़त्म हुआ होगा, ठीक है ना। तो लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में इसी चीज़ का फ़र्क होता है। लीनियर में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है और सर्कुलर में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। देखो सर्कुलर में ये चीज़ लिखी है, सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या लिखा है, डज नॉट हैव स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, यही फ़र्क है। ये दोनों कंप्लीट हो गए, लीनियर परम्यूटेशन सर्कुलर परम्यूटेशन, तो हमारा परम्यूटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हमारा क्या जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन। बट परम्यूटेशन में इनके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। लीनियर परम्यूटेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर भी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, तो अभी तक मैं आपको समझा देता हूँ, अभी तक की कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक की कहानी मैंने इस चैप्टर को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक था परम्यूटेशन, एक था कॉम्बिनेशन। हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब परम्यूटेशन को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, लीनियर परम्यूटेशन एंड सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है और लीनियर परम्यूटेशन तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमें ये सब पढ़ने हैं तब जा करके हमारा लीनियर परम्यूटेशन खत्म होगा, हमें 2 चीज़ें पढ़नी है तब जा करके हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन खत्म होगा, और जब ये सब हम पढ़ लेंगे तब जा करके हमारा परम्यूटेशन कंप्लीट होगा। ओके, चलिए। तो लीनियर परम्यूटेशन जो है इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, क्या होता है NPR। अब देखो NPR लिखने का एक तो यही तरीका होता है जो मैं लिख रहा था, NPR। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं NPR को, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं NPR को, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में कोई भी तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। फॉर्मूला तीनों का ही सेम है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस चीज़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NPR इज इक्वल टू, एक तो हमने ये वाली तरीके से रिप्रेजेंट किया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, एक हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, समझो। शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, आपको बहुत हेल्प करेगी जल्दी निकालने में आंसर, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि 10p3 निकालो, तो आप पता है क्या करोगे, आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे। आपको पता है NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये पता है आपको फॉर्मूला होता है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, करके देखते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, आपका आंसर आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8, यानी कि 720। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको 10p3 दिखता है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, 10 लिखा है ना, n क्या है 10, 10 लिख दो। 10 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 9 होता है। 9 से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, 8 होता है। और रुक जाओ, 3 के बाद क्यों रुक गया मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अब 10 से शुरुआत करो, रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितने नंबर्स, जितने यहाँ पर गिवन होगा। यहाँ पे 3 गिवन है तो 3 नंबर्स। अगर 10p4 मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करूँगा। 4 नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ था। यहाँ पे 10 से क्यों शुरुआत करी, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ था। अगर मुझे 20p2 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 20 इंटू 19 करूँगा। 20 से क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा था। मैंने सिर्फ 2 नंबर्स क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। तो इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जैक्टली यही चीज़ ये वाला पॉइंट कह रहा है। ये हम समझते नहीं है बेसिकली, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम ये छोटी ट्रिक यूज़ नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, अगर मैं लिखना चाहता हूँ 10p6 तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 नंबर्स लिख ले, 3 और लिखना है, 7 इंटू 6 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया 10p6 का। और अगर मैं 10p6 लिखना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ को फॉलो करना चाहता हूँ, n-1 n-2 करते 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 n-r+1 आखिरी होना चाहिए, तो पहले तो आखिरी लिख लेते हैं, n-r+1 होगा। n-r यानी कि 10-6 कितना होता है 4, और 4+1 कितना होता है 5, तो आखिरी नंबर 5 आएगा, ठीक है ना। आखिरी नंबर देखो क्या होगा, अगर npr है तो आखिरी नंबर क्या होगा, n-r+1 होगा। तो मैंने क्या किया, n था 10, r था 6, तो n-r यानी 10-6, 4 + 1 5, आखिरी नंबर 5 आएगा। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है ना, वही चीज़ लिखी यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, n से शुरू हुआ, फिर मैं n में -1 किया तो मेरा 10 था, तो 10 लिखा पहले, फिर 10-1 किया 9 आया, फिर 10-2 किया 8 आया, फिर 10-3 किया 7 आया, फिर 10-4 किया 6 आया, और आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, 10-6 + 1 यानी 4 + 1 5, तो आखिरी नंबर 5 होना चाहिए। तो मैंने 5 पर आकर के इस चीज़ को रोक दिया, ठीक है ना। तो बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है, NPR चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है। बट मैं क्या बोलूँगा कि NPR इस तरीके से निकालो जो अभी मैंने आपको बताया, ये तरीका इंस्टेड ऑफ दिस, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और इससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। 10p3 लिखा है तो 10 से शुरुआत करो, ठीक है ना, और 9 लिखो, 8 लिखो, कितने नंबर्स लिखने हैं, जितना यहाँ पे है, जितना यहाँ पर है। और यही चीज़ ऐसे भी एक्सप्रेस की जा सकती है, n-1 n-2 अप टू n-r+1, बात एक ही है, ठीक है ना। n-r+1 आखिरी नंबर होगा, सोचने में थोड़ा टाइम लगता है कि क्या होगा, लिखो ज़रा। इससे अच्छा क्या है कि 10 से शुरू करो और 6 नंबर्स तक रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, 6 नंबर्स तक, 1 2 3 4 5 6, काम ख़त्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटी ट्रिक हमको समझ आ गई, हमें बहुत हेल्प करने वाली ट्रिक। आगे देखो, मैंने आपको बोला कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसका मैं आपको लॉजिक दूंगा, और लॉजिक देने की बारी आ गई है। देखो 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2। क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 लिख सकते हैं सर, क्यों, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। क्या मैं 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 है 6 होता है, लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है ये, देखो n-1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल अपॉन n। अगर मैं बोलता हूँ कि 6 फैक्टोरियल क्या होगा, तो अगर n-1 मेरा 6 है तो n कितना होगा, 7 होगा,
n कितना होगा 7 होगा, तो n फैक्टोरियल हो गया 7 फैक्टोरियल और n कितना हो गया 7 हो गया। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7, 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 11 फैक्टोरियल अपॉन 11। सिमिलरली 0 फैक्टोरियल कैन बी रिटर्न एज 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, बात समझ आई? जल्दी बताइए, क्या बात समझ आई आप लोगों को? बोलो भाई बोलो। ओके, अरे थोड़ा तेज बोलो, नो सर बोल रहे हो, यस सर बोलो, समझ ही नहीं आ रही मुझे तो। यस सर। ओके भाई, कुछ खा पी लो यार, इतना ऐसे उदासी में क्यों बोल रहे हो भाई? चलिए, तो 0 फैक्टोरियल 1 के होता है, आपको समझ आ गया होगा। ओके, आइए, मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी समझा दी है, बाकी अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बची हैं, एक एक करके करते हैं भाई, एक एक करके। ये हो गई है डन 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 डन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, क्या लिख दिया मैंने, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा? तो आप पता है क्या करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर देने में टाइम लगाओगे, बट मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मैं बोलूं कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 4 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप पता है क्या करोगे, इसका आंसर देने में टाइम लगाओगे, बट मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना, करके देख लो, यकीन नहीं होता तो। ठीक है ना, आप बोलोगे सर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 होता है और 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 होता है 18, तो 18 प्लस 4 22 प्लस 1 23 आ गया। सर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 होता है 18 और 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 4 होता है 96, तो 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 1 होता है 119। मुझे टाइम नहीं लगा, आपको टाइम लगा कैलकुलेशन करने में। मुझे टाइम क्यों नहीं लगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी नंबर 1 पता थी। मुझे पता था कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। n क्या था, आखिरी नंबर क्या था 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 120 माइनस 1 होता है 119। 3 था आखिरी n, तो n प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 24 माइनस 1 होता है 23। इसी तरीके से 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर पता है कितना आएगा 719। मुझे क्यों पता है, इतनी जल्दी पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये 5 पे एंड हो रहा है तो 5 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 इसका आंसर है। 6 फैक्टोरियल मुझे पता है 720 होता है और 720 माइनस 1 719 होता है। ठीक है ना, तो देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 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 n इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और आपके 4 ऑप्शन गिवन होंगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। आपको किस ऑप्शन पे टिक करके आना है, जिसमें लिखा होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। अगर आखिरी नंबर n बोलते हैं तो n प्लस 1 यानी कि एक नंबर ज़्यादा। अगर ये 4 इंटू 4 फैक्टोरियल पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल माइनस 1। अगर ये n इंटू n जो है ये ख़त्म हो रहा है, आखिरी जो नंबर है कितना था मेरा 5 था, 5 आखिरी नंबर 5 था, यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड केस में 5 था, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, 6 फैक्टोरियल होता है 720 माइनस 1 719। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी इतनी सी बात बोलती है, पता होनी चाहिए, एज इट इज़ उठकर एग्जाम में आ सकती है। आपका क्वेश्चन होगा ये और आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा ये। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं करी होगी तो आप गारंटीड उसको आंसर नहीं दे सकते, निकाल ही नहीं पाओगे फिर। ठीक है ना, आप आंसर नहीं दे सकते। ओके, चलिए देखो, अगर तो यहाँ पर n की जगह n इंटू एन फैक्टोरियल की जगह 4 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा होता तो आप कर लेते, आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते, इंडिविजुअली सॉल्व करते, इंडिविजुअली सॉल्व करते, इंडिविजुअली सॉल्व करते, सबको ऐड कर देते, आपका आंसर आया था। बट अगर यहाँ पर एग्जाम में n इंटू एन फैक्टोरियल ही आ गया ना तो फिर आंसर नहीं दे पाओगे, फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे, फिर तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलता कि इनके आंसर तो आप इन सभी के आंसर दे देते, तीनों के आंसर दे देते,
क्योंकि यहाँ पर n इंटू एन फैक्टोरियल ना लिख करके 3 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा है। इनके आंसर्स आप निकाल सकते हो, दे सकते हो, बट अगर n इंटू एन फैक्टोरियल लिख दिया एग्जाम में तो इसका आप आंसर कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होनी चाहिए तभी कर पाओगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, जैसे देखो एन पी आर का एक तो ये फॉर्मूला होता है और एन पी आर का एक ये फॉर्मूला भी होता है। दोनों फॉर्मूला एन पी आर के आंसर तो एक ही आता है दोनों से। इसी तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से। अच्छा और सुनो, एन पी आर को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ द इक्वेशन, देखो इक्वल टू का साइन, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और जो राइट हैंड साइड है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी ऊपर वाली प्रॉपर्टी नीचे वाली प्रॉपर्टी एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इसका इंटरप्रिटेशन है कि आपको r की वैल्यू 1 पुट करनी है, इसके अंदर r की वैल्यू 1 पुट करनी है, करके देखें, ठीक है ना। इसके अंदर r की वैल्यू 1 पुट करनी है, करके देखें। 1.1p1, बताओ जी आंसर क्या आएगा। 1 इंटू 1p1, इसका आंसर आएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, करके देखें। 1 को लिखा है एज इट इज, 1p1 क्या होगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1, ये वाला 1 मैंने लिखा एज इट इज, ये वाला 1 फैक्टोरियल लिख दिया एज इट इज, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है वो मैंने लिखा ही नहीं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, r की वैल्यू मैंने कितनी लिखी, 1 लिखी। अब r की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, धीमे धीमे इंक्रीज करनी है। कहाँ तक लेकर के जानी है, n तक लेकर के जानी है। तो r की वैल्यू पहले 1 थी, अब 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 5 6 7 अप टू n। तो अगर r की वैल्यू 2 करेंगे हम, तो देखो r की, इस वाले r की जगह आएगा 2 इंटू 2p2। देखो 2 को लिखा मैंने अगेन एज इट इज, फिर 2p2 को कैसे लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो देखो जब मैंने 1 लिखा था 1, तो मेरा आंसर क्या रहा था 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। जब मैंने r की जगह 2 पुट किया तो मेरा आंसर आया 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं r की जगह 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। जब मैं r की जगह 4 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो जी यही हो रहा था ऊपर भी, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ठीक है ना। और ये जो समेशन का साइन है, समेशन का साइन, ये समेशन का साइन दिख रहा है, सम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है सम ऑफ, यानी कि जो भी मैं r की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और जो मेरा आंसर आ रहा है उन सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है ना। तो समेशन यहाँ पर साइन है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे प्लस 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 लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और ये कहानी कब तक चलती रहेगी, ये कहानी कब तक चलती रहेगी, ये कहानी चलती रहेगी n तक, जब तक r की वैल्यू में n पुट नहीं कर देता। r की वैल्यू अगर n पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा n इंटू n फैक्टोरियल, ये वाला r की जगह n लिखूंगा तो n आ जाएगा, और n क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल विच इज़ n फैक्टोरियल, तो ये आ गया n फैक्टोरियल। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर जो फॉर्मेट था इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, और नीचे जो फॉर्मेट है इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड, एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। ये सीधा सीधा लिख दिया है और ये इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे हमने सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, तो सेट जो रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं, एक तो रॉ फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है, एक एल्जेब्रिक फॉर्म भी होता है। तो समझ लो ये रॉ फॉर्म है, ये रॉ फॉर्म है और ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है ना। बात एक ही कहते हैं दोनों। और देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी एक ही बात कहते हैं दोनों। n+1 p(n+1) क्या होगा n+1 फैक्टोरियल और -1 एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। देखो वही चीज़ आ गई ऊपर वाली, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हमने अभी देखा कि 2p2 क्या होता है 2 फैक्टोरियल, 3p3 क्या होता है 3 फैक्टोरियल, 4p4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल। तो n+1 p(n+1) क्या होगा n+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। बात एक ही है। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो, n+1 p(n+1) को सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो n+1 p(n+1) क्या होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल, यानी कि दिस फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। पहले लिखा मैंने n, अब लिखूँगा -r, -r करने पर ये -n-1 हो जाएगा, -r करने पे माइनस का साइन लगेगा और n+1 आएगा,
माइनस का साइन लगेगा, n+1 आएगा, तो जब ब्रैकेट खोलूँगा तो -n-1 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो क्या बचा, n+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो n+1p n+1 -1 का क्या मतलब हो गया, n+1 फैक्टोरियल -1। देखो जी इक्वल टू के राइट हैंड साइड ये लिखा था, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट हमें कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में ये भी आ सकता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जैक्ट ये सेम, और 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 4 ऑप्शन गिवन होंगे, जो ऑप्शन में ये लिखा होगा उसको टिक कर देना, ये ना दिखे तो ये लिखा होगा इसको टिक कर देना। दोनों ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गिवन है ये, ऑप्शन बी गिवन है ये, और ऑप्शन सी गिवन है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी को टिक कर देना, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका एक दो क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। गया 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 गया, कहाँ गया भाई, ये रहा, चलिए इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो n की जगह क्या लिखा है, 10 लिखा है, देख रहा है आपको, r.rpr। मुझे क्या पता है, मुझे इसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n+1 p n+1 -1, और n क्या होता है, n ये होता है, n ये होता है, यानी 10। तो अगर 10 ये है तो 10+1 क्या हो जाएगा, 11p 11 -1, 11p 11 क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल -1, 11p 11 -1 लिख लो या 11 फैक्टोरियल -1 लिख लो, ये दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन गिवन होगा उसको टिक कर देंगे। देखो बी ऑप्शन 11p 11 -1 गिवन है, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेजॉरिटी बच्चे छोड़ आते हैं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते इन प्रॉपर्टीज़ पर जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। उनको लगता है भाई वही 12th वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, और आ जाएंगे मार्क्स फाउंडेशन में। बट फाउंडेशन वाले चतुर लोग हैं, वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चों के मार्क्स फिर आते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करके ही नहीं जाते हैं। बहुत ईजी होते हैं, ये देखने में मुश्किल लगते हैं बट बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना। एज इट इज़ प्रॉपर्टी यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, एज इट इज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। यहाँ पे n था, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे r.rpr था प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे n था, यहाँ पे n की जगह क्या लिखा है 10। इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था इक्वल टू की राइट हैंड साइड n+1 p n+1 -1। तो अगर n की जगह 10 लिखा है तो n की जगह 10 पुट कर दो, तो 10+1 11 p 11 -1 आंसर आ गया, सो सिंपल। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर तो आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपको लगेगा सर इतना इजी पेपर आया, इतना इजी पेपर आया कि कुछ पूछो मत, डायरेक्ट क्वेश्चन आए होते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो एग्जैक्टली अपोजिट बोलोगे, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते कभी देखे ही नहीं, पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस बोल दे दिए थे, ठीक है ना। चलो, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 2 हो चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम बहुत सारे क्वेश्चन में करने वाले हैं, बहुत सारे, भर भर के यूज़ होगा इस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, एकदम भर भर के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना कि n जो होता है n वो हमेशा r जितना या r से बड़ा होता है, या फिर बोल सकते हो r हमेशा n जितना होता है या n से छोटा होता है, r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता, n और r इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे समझ लो, मैंने बोला था कि ABC 3 लोग हैं और तीनों लोगों को फोटोग्राफ खिंचानी है, एक बार में तीनों लोग आने चाहिए, तीनों लोग आने चाहिए, तो कितने तरीके से कितने फ़ोटोज़ खींची जा सकती हैं। तो इसका हमने क्या किया था, 3p3 किया था, कितना आया था, 3 × 2 × 1 आया था, विच इज़ 6, याद है ना। ABC ACB BAC BCA और CAB और CBA 6 अलग अलग बने थे, ठीक है ना। जो आज पहला क्वेश्चन किया था कि एक फोटोग्राफर 3 लोग की फ़ोटो खींचना चाहता है, 3 ही लोग अवेलेबल हैं, कितने अलग अलग तरीके से खींची जा सकती है, उसका मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है। अब वहाँ पर कैसा हो सकता है कि 3 लोग अवेलेबल है, फोटोग्राफ बोल रहे हैं कि एक बार में मैं 4 लोगों की फ़ोटो खींचूंगा, यानी ऑप्शंस अवेलेबल हैं 3 और एक बार में 4 लोगों की फ़ोटो खींचना चाहता है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर तो हम फोटोग्राफर को बोलेंगे भाई तू फोटो मत ही खींच, क्योंकि लोग ही 3 है भाई, और अगर तू 4 ही लोगों की फ़ोटो खींचेगा और फिर खींचेगा ही नहीं तो मत खींच भाई, जब 3 ही लोग हैं तो तीनों की खिंचा सकते हैं ना भाई, 4 की कहाँ से खिंचा देंगे हम। तो इसलिए n इज़
इक्वल टू आर या एन इज़ ग्रेटर देन आर, बट आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझाता हूँ, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश करना। आपको पता है कि एन पी आर क्या होता है, अरेंजमेंट, और एन सी आर क्या होता है, एन सी आर क्या होता है, एन सी आर होता है सिलेक्शन। आपको पता है एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। आपको पता है एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर मैं एन सी आर यानी कि इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूं आर फैक्टोरियल से, तो ये और ये कट जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। अगर मैं एन सी आर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा एन पी आर आ जाता है। अगर मैं एन सी आर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये और ये कट करके एन पी आर आ जाता है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का इम्प्लीकेशन समझो, इम्प्लीकेशन समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ए बी सी और डी चार लोग अवेलेबल हैं। फोटोग्राफर बोल रहा है कि एक बार में 2 लोग आएँ और वो जानना चाहते हैं कि टोटल कितनी फ़ोटोग्राफ अलग अलग खींच सकता है इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी ए बी खड़े हों और बी ए खड़े हों, ये अलग अलग अरेंजमेंट है। तो मैंने फोटोग्राफर को बोला कि एक काम करते हैं फोटोग्राफर साहब, पहले हम देखते हैं कि कितने अलग अलग तरीके से हम इन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में अरेंज कर देंगे। पहले हम देखते हैं कि इन लोगों को कितने अलग अलग तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में अरेंज कर देंगे। आपको एक बार में 2 लोगों को बुलाना है ना, तो पहले देखते हैं कि 2 लोगों को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। तो फोटोग्राफर बोलेगा ठीक है, तब बोलोगे देखो एक तो ए बी को बुला सकते हैं, एक ए सी को बुला सकते हैं, एक ए डी को बुला सकते हैं, एक बी सी को बुला सकते हैं, एक बी डी को बुला सकते हैं और एक सी डी को बुला सकते हैं। यानी आप 4 में से अगर 2 लोग सेलेक्ट करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से कर सकते हो। अब अगर आप इनको अरेंज करना चाहते हो तो एक अरेंजमेंट तो हो गया ए बी और एक अरेंजमेंट हो गया बी ए, एक अरेंजमेंट हो गया ए सी, एक अरेंजमेंट हो गया सी ए, एक अरेंजमेंट हो गया ए डी, एक अरेंजमेंट हो गया डी ए, एक अरेंजमेंट हो गया बी सी, तो एक अरेंजमेंट हो गया सी बी, एक अरेंजमेंट हो गया बी डी, तो एक हो गया डी बी, एक हो गया सी डी, तो एक हो गया डी सी। तो पहले मैंने सिलेक्शन किया, पहले मैंने 4 में से 2 लोगों को सिलेक्शन किया और फिर मैंने अरेंजमेंट किया, यही किया। तो देखो अगर मुझे 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ एन सी आर का। एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट गया। 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 अपॉन 2 कितना हो गया 6। तो 4 में से 2 लोग 6 तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। और देखो 6 तरीके 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मैंने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है ना, मैंने क्या किया सिलेक्शन कर लिया। अब इन 2 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, आपके पास 2 लोग हैं ना, इन 2 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल। कैसे, अगर 2 लोग हैं ए और बी, तो या तो ए और बी एक अरेंजमेंट हो गया और बी और एक अरेंजमेंट हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप जानना चाहते हो कि आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आप पहले इनको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, सिलेक्शन के बाद आप इनको अरेंज कर दो। आपने 4 में से 2 लोग सेलेक्ट कर लिए, कितने तरीके से, एन सी आर तरीके से, यानी 6 तरीके से। फिर आपके पास 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया, एन पी आर के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन सी आर कितना था 6, और एक बार में 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 2 लोगों को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 12 होता है। और अगर आप एन पी आर का फॉर्मूला निकालोगे, एन अगर 4 है और आर अगर 2 है, और एन पी आर निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, 4p2। मैंने क्या बोला कि 4 से शुरुआत करो और रिवर्स ऑर्डर में उतने नंबर लिखो जहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा है। 2 लिखा है तो 2 नंबर्स लिख दे रिवर्स ऑर्डर में, 4 3 से आ गया 12, ठीक है ना। तो घूम फिर के एक ही बात आ जाती है, और ये प्रॉपर्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को एक तो मैंने आपको समझाया एल्जेब्रिक तरीके से, एल्जेब्रिक तरीका यानी कि ये वाला तरीका, कहाँ गया भाई, अबे कहाँ गया, तरीके मिटा दिया लगता है।
मिटा दिया मैंने। एक तो एल्जेब्रिक तरीका बेसिकली ये था कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने बोला कि NCR को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और देखो ये और ये इक्वल हो गया। तो मैंने क्या बोला कि आप बोल सकते हो कि NPR जो है वो NCR के बराबर तो नहीं होता, बट अगर NCR को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। ये हो गया अलजेब्रिक तरीका। और ये हो गया प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कि ABCD 4 लोग हैं, 2 लोग को हमें सेलेक्ट करना है कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों को? जल्दी जल्दी बोल दो भाई, आज तो बोलो भाई बोलो। सर ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बोला था इस चैप्टर के बारे में आज क्लास के स्टार्टिंग में, कि इस चैप्टर की कुछ खासियत है और कुछ नुकसान है। खासियत क्या बोला था मैंने, सब मिट गया क्या? अच्छा ऊपर लिखा होगा शायद, नहीं सब मिट चुका है, या नीचे लिखा था क्या? नहीं यहाँ पे लिखा था क्या? सब उड़ गया क्या? खैर छोड़ो, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, और डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, और मार्क्स की जो वेटेज एग्जाम में थोड़ी कम रहती है। तो क्या जो मैंने आपको बोला था कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, क्या आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चैप्टर? हाँ या ना भाई, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। यशी बोलती है यस सर। सर यशी को इंटरेस्टिंग लग रहा है, और किसी को नहीं लग रहा क्या? अच्छा अब सबको लग रहा है, तन्वी को भी लग रहा है, राहुल को भी लग रहा है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है। देखो चैप्टर इंटरेस्टिंग है नो डाउट, बस इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो जाते हैं। तो एक बार के आगे क्या होता है ना, एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारा पेशेंस लेवल रीच हो जाता है, हम बोलते हैं भाई बस अब छोड़ दे भाई, छोड़ दे, कितना परेशान करेगा। खैर हमें तो खैर पढ़ना पड़ेगा। 3 प्रॉपर्टीज़ हमारी डन हो चुकी हैं, और 4th प्रॉपर्टी मैं आज नहीं कराऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे बनते हैं। तो जब तक इस प्रॉपर्टी को एकदम कोर तक नहीं समझोगे, एक एक चीज़ नहीं समझोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और उसको समझाने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 30-40 मिनट्स चाहिए, इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, तो इसको हम होल्ड पे डालेंगे अभी के लिए। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा उसको समझ करके आपको। अगला देखो क्या है, अगला है 5th प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड इज n टू द पावर r, ठीक है ना। अब सुनो, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। अच्छा इसको समझाने के लिए ना मेरे पास एक तरीका है, तरीका बुक में गिवन है, ये रहा। ये प्रॉपर्टी इसके थ्रू समझेंगे हम। आपके पास एक देयर इज़ 3 डिजिट लॉक कोड चेन। साइकिल, आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, साइकिल में हम एक लॉक लगाते थे, वो जैसा लॉक होता था गोल सा साइकिल लॉक, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे हम पैटर्न बनाते थे, नंबर्स का पैटर्न, जैसे पैटर्न सही बनता था तो ये जो लॉक है ये खुल जाता था, ठीक है ना। और फिर हम लॉक लगाना चाहते हैं वापस, तो वापस से ये जो वायर है इसको हम लॉक के अंदर इंसर्ट करते थे, और ये जो पैटर्न है बिगाड़ देते थे और चले जाते थे साइकिल छोड़ करके, ठीक है ना। वाला आपको लॉक याद होगा, तो वो उसी लॉक की बात कर रहे हैं। देयर इज़ 3 डिजिट लॉक कोड चेन, ईच सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ डिजिट 0 to 9। तो आपका ये जो लॉक कोड होता था ना, इसमें जो वो बीच में एक मेन वो होता था, रिंग्स बनी होती थी, यहाँ पे रिंग्स याद होगा आपको, रिंग्स होती थी, और रिंग्स के अंदर है ना 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स होते थे, 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स होते थे, ठीक है ना। तो 0 to 9 आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कोड कैन बी जनरेटेड, आप कितने डिफरेंट कोड्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट कोड बना सकते हो। देखो आप एक कोड कैसे कैसे बना सकते हो, एक तो 000 बना सकते हो, 001, 002, 003, ऐसे करते करते फिर 100 भी बना सकते हो, 101 बना सकते हो, 555 बना सकते हो, 856 बना सकते हो, 865 बना सकते हो, 990 बना सकते हो, ठीक है ना, 999 बना सकते हो। तो इसी तरीके से पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि आप
कितने कोड्स बना सकते हो, हाउ मैनी डिफरेंट कोड्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है ना, हाउ मैनी डिफरेंट कोड्स कैन बी जनरेटेड। अब इसमें अगर वो वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा वाला, NPR वाला, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा उसको मैं आपको लॉजिक दूंगा, पहले लगा करके देखो। आपका नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल आर 10, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 फिंगर्स पे काउंट करना 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। देखो 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट्स हो गए, और 0 और कर दो तो 10 डिजिट्स हो गए, और आपको एक बार में 3 डिजिट्स की ज़रूरत है कोड को बनाने के लिए। तो अगर आप NPR यानी कि 10P3 निकालते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 × 9 × 8। वही ट्रिक से निकाल रहा हूँ मैं। ट्रिक क्या होती है कि भाई 10 से शुरुआत करो और रिवर्स ऑर्डर में उतने नंबर लिखो जितने यहाँ पे लिखा है। तो ये कितना आ गया, 9 8 से 72 × 10 है 720 डिफरेंट कोड्स। ये आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसे कर लो, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास 3 अलग अलग प्लेसेस खाली हैं और इन प्लेसेस में आपको डिजिट भरने हैं, ठीक है ना, ये 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स प्लेस करने हैं, और तीनों जब आप कर देते हो तब जा करके आपका एक कोड बन जाता है, और उसी से साइकिल खुलती है और बंद होती है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना, पहली प्लेस पर लिखने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। मैंने लेट से 1 लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 1 प्लेस कर दिया। दूसरी प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? अगेन 10। 1 दोबारा भी आ सकता है, 1 मना थोड़ी ना करेगा कि अब मैं दोबारा नहीं आना चाहता, बोलेगा दोबारा लेना है, दोबारा ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और तीसरी प्लेस को भरने के लिए भी मेरे पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। N था मेरा 10 और R था मेरा 3 था, बट मैंने NPR फार्मूला नहीं लगाया। NPR में क्या हो रहा था? NPR में 10 × 9 × 8 हो रहा था, जबकि होना चाहिए था 10 × 10 × 10। तो इसलिए जब भी रेपिटेशन अलाउड होती है, हम किसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, तो हम NPR फार्मूले का यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ नहीं करते, NPR का यूज़ नहीं करते। जब भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेपिटेशन, कि कोई भी चीज़ रिपीट हो सकती है, तो हम कभी भी NPR का यूज़ नहीं करते, हमेशा गलत आंसर देता है। और मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, उसने गलत आंसर दिया है। अगर रेपिटेशन अलाउड होती है तो इंस्टेड ऑफ NPR वी यूज़ N⁻R। N कितना है 10 और R कितना है 3, 10⁻3 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये भी तो वही आ रहा है, 10 × 10 × 10 क्या होता है? 10⁻3 होता है, ठीक है ना। तो यही जो बात है, ये जो सेम चीज़ है, ये फॉर्मूला बोलना चाह रहा है ये वाला। कहाँ गया भाई तू? एक तो इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं ये रहा, आ गया। इफ़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड इज N⁻R। ठीक है जी, बताओ बात समझ आई? 5th वाली प्रॉपर्टी समझ आई आप लोगों को? बोलो भाई बोलो। यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। तो आपको अगर कभी भी क्वेश्चन दिखता है जिसमें आपको लगता है कि रेपिटेशन अलाउ हो सकती है, ठीक है ना, आप जैसे देखो इस क्वेश्चन में लिखा कहीं भी नहीं था कि रेपिटेशन अलाउ हो सकती है, बट आपका कॉमन सेंस तो कहता है ना कि हो सकती है, ठीक है ना। प्लस मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कब आपको अज्यूम करना है कि रेपिटेशन अलाउड हो सकती है और कब अज्यूम करना है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं हो सकती। इसके प्रॉपर एक अजम्पशंस होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, वो लिखने के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि सर क्वेश्चन पढ़ के पता कैसे चले कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चले कि रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं, इसके लिए नोट्स लिखवाए जाएंगे प्रॉपर अच्छे से, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में कब अज्यूम करने की रेपिटेशन अलाउड है और कब अज्यूम करने की रेपिटेशन अलाउड नहीं है नंबर्स की, ठीक है ना। ऐसे ही देखो अगला वाला है, इफ़ इन अबव एग्जाम्पल द डिजिट सेलेक्टेड ऑन वन सेक्शन कैनॉट अकर ऑन दी अदर सेक्शन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर एक बार कोई एक नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उस नंबर को मैं दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर मेरे पास 0 से लेकर के 9 तक 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो पहली प्लेस के लिए तो 10 के 10 ऑप्शंस हैं। फिर अगर मैंने यहाँ पे लेट से 5 लिख दिया, 5 कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, 10 ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब मैं 5 ना ही यहाँ पे लिख सकता और ना ही यहाँ पे लिख सकता, ठीक है ना। तो मेरे पास सेकंड प्लेस के लिए 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट से यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। अब मैं तीसरी प्लेस पे ना ही 5 लिख सकता ना ही 0 लिख सकता। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा?
720। अब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो NPR वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, NPR वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। जब रेपिटेशन अलाउड है तो NPR वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, और इस फॉर्मूले से देखो ये आंसर आता है 720, अभी भी 720 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों का मिक्स ब्रीड एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इफ इन फर्स्ट एग्जाम्पल द डिजिट यूज्ड ऑन वन प्लेस कैनॉट बी यूज्ड ऑन इट्स कॉन्जिक्यूटिव प्लेस एंड फर्स्ट सेक्शन इज टू बी फिल्ड फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब है ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट। अगर आपने कोई भी नंबर पहले सेक्शन में यूज़ कर लिया, लेट से 5 यूज़ कर लिया, तो आप इसकी कॉन्जिक्यूटिव प्लेस पर 5 यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाजू में ही तो यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब बताओ कितने अलग अलग आप कोड्स बना सकते हो। अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ करते हो तो उस नंबर को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब बताओ कितने अलग अलग कोड्स बना सकता हूँ मैं। कोई आंसर देगा क्या इसका, बताओ। सर दोनों मेथड्स को प्लस कर देंगे? नो, दोनों मेथड्स को प्लस करने से तो आंसर आएगा ही नहीं। एक बात बताओ, पहले मेथड में 1000 आंसर आ गया, 1000 यानी 1000 तो टोटल पॉसिबल है। अब 1000 के अंदर तो वो वाले भी आ रहे होंगे जिसके अंदर दोनों दो नंबर बाजू बाजू में सेम सेम हैं, उसमें तो ऐसे भी आ रहे होंगे जहाँ पे तीनों सेम सेम हैं। 1000 के अंदर तो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, तो दोनों को प्लस करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप ये बोल सकते हो कि सर पहले वाले में दूसरा वाला माइनस कर देंगे, ये तब भी थोड़ा लॉजिकल लगता है, थोड़ा लॉजिकल लगता है, वैसे वो भी लॉजिकल है बट थोड़ा बहुत लगता है, बट दोनों को ऐड करना तो बिल्कुल ये लॉजिकल है। 1000 तो टोटल पॉसिबल, 1000 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते, चाहे कुछ कर लो। 1000 इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और उसमें अगर आप कुछ और ऐड कर देते हो तो आपका आंसर तो एकदम ही डबल गलत हो जाएगा। हाँ बोलो। 10 इंटू 9 इंटू 9 होगा। वेरी गुड, गुड भाई। कौन था ये समझदार बच्चा, नाम बताना ज़रा। हाँ श्रेयस, ओके वेरी गुड श्रेयस। देखो आपके पास 0 से लेकर के 9 तक 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने पहली जगह फिल कर दी। लेट से आपने यहाँ पे 5 लिखा है, अब यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, बाकी 9 तो लिख सकते हो ना, बाकी 9 लिख सकते हो। लेट से आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब आप यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, बाकी सारे 9 लिख सकते हो, बाकी 9 लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 नहीं लिख सकते, सॉरी 0 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बात समझ आई ना। अगर यहाँ पे 5 यूज़ कर लिया तो यहाँ पे 5 के अलावा बाकी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लेट से 1 यूज़ कर लिया तो यहाँ पे 1 के अलावा बाकी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो 9 9 81 इंटू 10 इज़ 810, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई, बोलो भाई बोलो। अरे जवाब दो, नहीं आई बात समझ। देखो देखो सुनो, आपके पास पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, पूरे 10 ऑप्शंस हैं। 0 से लेकर के 9 तक 10 ऑप्शंस होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। आपके पास हर एक डिजिट अवेलेबल है पहली प्लेस पे भरने के लिए, तो आपके पास 10 ऑप्शन है, मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर। लेट से मैंने 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट्स थे उसमें से 5 जो नंबर था, 5 नंबर वो यहाँ पर लिख दिया, वो यहाँ पर लिख दिया। तो 5 का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आप दो सेम नंबर कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे नहीं लिख सकते, तो मैं 5 का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकता। बट 5 के अलावा जो रिमेनिंग 9 ऑप्शन है उनका यूज़ तो कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेट से यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 1 मैंने 5 का यूज़ कर लिया, 1 का यूज़ कर लिया। अब आखिरी वाली जो पोजीशन है यहाँ पे, क्या मैं 5 का यूज़ कर सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। कर सकता हूँ। 0 का यूज़ कर सकता हूँ, हाँ। 1 का यूज़ कर सकता हूँ, नो सर। नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पे बाजू में ही है, 1 का यूज़ नहीं कर सकते। 0 का यूज़ कर सकता हूँ, 1 का नहीं कर सकता। 2 का कर सकता हूँ, 3 का कर सकता हूँ, 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल। तो 9 इंटू 9 इंटू 10 मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ? अच्छा यस सर, यस। ठीक है ना, बस भाई बस हो गया। तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है ना, जो थोड़े इंटरेस्टिंग थे, मज़ेदार थे। और 5th क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया कि जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होती है वहाँ पे n टू द पावर r इतने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं।
रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया था। ये ठीक है ना। जो सिक्स्थ वाला है वो बहुत सुपर डुपर इजी है, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, कराओ ना कराओ एक ही बात है, बट मैं करा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको कराने में। मुझे पता है कि 10p4 का मतलब होता है या 10p5 का मतलब होता है 10 × 9 × 8 3 फिर 4 और 5। 10p5 का मतलब होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6। ये मुझको पता है। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है 10p5 = 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 5 फैक्टोरियल, यानी कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये और ये कट गया तो क्या बचा? ये बचा जो मैंने पहले लिख दिया था। n क्या है मेरा इस केस में 10 है और r कितना है मेरा इस केस में 5 है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, npr-1 लिख रहा हूँ, npr-1। तो npr-1 यानी कि 5 - 1 कितना हो गया? 4 हो गया। तो 10p4 को मैं कैसे लिखूँगा? 10 × 9 × 8 × 7। क्या 10p5 और 10p4 इक्वल है? आंसर इज नो, बिल्कुल इक्वल नहीं है। यानी कि npr और npr-1 इक्वल नहीं है। npr अगर 10p5 है तो npr-1 कितना है? 10p4 है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। बट अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे। 6 मैंने कैसे निकाला? n - r + 1 करके। n - r यानी कि 10 - n - r यानी कि 10 - 5। 10 - 5 कितना होता है? 5। 5 + 1 कितना होता है? 6। लो जी 6 आ गया, ये आ गया 6। तो 10p5 और 10p4 बराबर हो सकते हैं अगर मैं 10p4 को मल्टीप्लाई कर दूँ n - r + 1 से, n - r + 1 से, ठीक है ना। यानी कि 10 - 5 + 1, 10 - 5 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, ठीक है। इतनी सी बात बोलना चाह रहे, तो इसमें कुछ है नहीं जब मैं आपको समझाऊँ, इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, बस ख़त्म, ठीक है जी। तो अगेन ये क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एग्ज़ाम में आ सकती हैं, बट 6th वाली नाम की प्रॉपर्टी है, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो NPR कैन बी रिटन एज npr-1 into n - r + 1। ओके, चलिए अब ये वाला एग्जाम्पल आप कर लेना, इजी है। 5p3 हमें पता है क्या होगा, ठीक है ना, 5 × 4 × 3। फिर ये वाले एग्जाम्पल आप कर सकते हो। हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 लेटर्स अवेलेबल हैं और आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो कितने तरीके से बना सकते हो? क्या करेंगे? NPR। अब देखो वर्ड जो होती है, वर्ड में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, वर्ड के अंदर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। CAB और CBA 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके अंदर जो सिलेक्शन है वो सेम लेटर्स का है, इसमें ABC है, इसमें भी ABC है, बट वर्ड्स अलग अलग है। यानी वर्ड्स जब भी बोला जाएगा तो उसमें हमेशा अरेंजमेंट मैटर करेगा, और इसलिए हम परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6p3 विच इज़ 6 × 5 × 4 विच इज़ 120 आ गया। और अगर आपको 3 लेटर वर्ड बनाना है यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागन, कितने लेटर्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 3 लेटर वर्ड कितने तरीके से बनाया जा सकता है? 7p3 यानी कि 7 × 6 × 5, ठीक है। 5 6 30, 30 × 7 इज 210। लो जी आ गया 210 वेज, ईजी, सुपर ईजी क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी डिफरेंट वेज 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। 5 पर्सन को हमें अलग अलग तरीके से एक लाइन में खड़ा करना है फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। मैं कितने तरीके से खड़ा कर सकता हूँ? अब मैं मान के चलूँगा कि अगर मेरे पास 5 लोग अवेलेबल हैं तो मुझे 5 लोगों को एक ही बार में खड़ा करना है, यानी कि 5p5 यानी कि 5 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 वेज। ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 5 जगह खाली हैं लोगों को खड़ा करने की, 5 जगह खाली हैं, तो पहली जगह के लिए
पांच ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, दूसरी जगह के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दूसरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया, तीसरी जगह के लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर आखिरी बंदे को बोलेंगे भाई एक ही जगह खाली बची है, तेरे पास एक ही ऑप्शन है खड़ा होना, तो हो जा। वो आके खड़ा हो गया, एक ही ऑप्शन अवेलेबल था उसके पास, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 120 वेज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ईजी है, ट्राई कर लेना। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना, मैं करा दूंगा अगली क्लास में नहीं होंगे तो, बट ट्राई कर लेना। उसका एग्जांपल के नीचे सोल्यूशन भी गिवन है ना, तो आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी खुद ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, और नीचे सोल्यूशन आपको हेल्प मिल जाएगी। पहले खुद बिना सोल्यूशन देके ट्राई करना, नहीं होगा अगर बिना सोल्यूशन देखे तो जा करके सोल्यूशन देखना, वरना मत देखना। ठीक है ना, खुद ट्राई करना पहले, उसी से आपके जो दिमाग जो है ना वो डेवलप तभी होगा, चीज़ों को तभी समझेगा जब खुद ट्राई करोगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें अभी बची इस चैप्टर में करने के लिए, तो अभी तो शुरुआत है सिर्फ। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? बोलो भाई बोलो। नो सर। नो, ओके, चलिए भाई फिर मिलते हैं अपन लोग ट्यूसडे को। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर, टेक केयर। ओके, बाय।